दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में आप लोगों ने जो सपोर्ट दिखाया है ना, उसका शुक्रिया अदा करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। आपके हर एक कमेंट को पढ़कर मुझे इतना मजा आया और इतनी खुशी हुई कि मैंने सोचा क्यों ना आपके लिए इस कहानी का सफर थोड़ा और आसान कर दिया जाए। आज की इस मेगा मूवी में मैं पार्ट 1 से लेकर 3 तक की कहानी तो लाया ही हूं, लेकिन साथ ही इसमें पार्ट 4 और पार्ट 5 भी जोड़ दिए हैं जो एकदम नए हैं और अभी तक आपने चैनल पर नहीं देखे होंगे। मैंने ये सब सिर्फ इसलिए किया है ताकि आप इस पूरी कहानी की लंबी जर्नी को बिना रुके एक साथ एंजॉय कर सकें। और हाँ, कहानी यहीं खत्म नहीं होती, असली ट्विस्ट तो अब भी आना बाकी है। तो बस आराम से बैठिए और एंजॉय कीजिए ये मेगा मूवी। और तैयार रहिए क्योंकि अगले पार्ट्स इससे भी कहीं ज्यादा खतरनाक होने वाले हैं। कहानी शुरू होती है हमारे हीरो लिन बेई से। ऊपर से देखने में वो एक मामूली सा साधारण लड़का लगता था, लेकिन असल में वो बीजिंग के सबसे रईस और ताकतवर खानदान का इकलौता वारिस था। मगर लिन बेई को इन सब ऐशो आराम से कोई मतलब नहीं था। उसे सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड लियू रोयान से सच्चा प्यार था। पिछले 5 सालों से वो अपनी अरबों की पहचान छुपाकर एक फकीर की तरह रह रहा था, सिर्फ रोयान के लिए। उसने अपनी अमीरी को लात मार दी ताकि वो सादगी में अपनी मोहब्बत को पा सके। उसे लगा था कि प्यार दिल से होता है, दौलत से नहीं। फिर आया वो दिन जिसने लिन बेई के 5 साल के भरोसे को मिट्टी में मिला दिया। लिन अपनी जमा पूंजी से एक कीमती वेडिंग गाउन लाया था। उसे लगा था कि आज वो रोयन को प्रपोज करेगा, लेकिन वहां पहुंचते ही उसके होश उड़ गए। रोयन ने वो गाउन शादी के लिए नहीं, बल्कि एक पॉप स्टार के कॉन्सर्ट में जलवे दिखाने के लिए पहना था। जब लिन बेई ने सवाल किया तो रोयन ने बड़ी बेशर्मी से कह दिया, लिन बेई, तुम्हारी सड़ी हुई गरीबी के साथ अब मैं और नहीं रह सकती। मैंने अपनी जवानी किसी कीमती चीज के लिए बचा रखी है, तुम जैसे मामूली लड़के के लिए नहीं। रोयान के फोन काटने के बाद लिन बेई की आंखों में आंसू नहीं बल्कि एक आग थी। उसने अपना पुराना फोन निकाला और एक नंबर डायल किया। दूसरी तरफ से एक भारी आवाज आई, यंग मास्टर, क्या आप वापस आ रहे हैं? लिन बेई ने सिर्फ इतना कहा, बीजिंग के मेरे सबसे बड़े होटल में मेरा स्वागत करो। 5 साल का संन्यास अब खत्म हो चुका था और अब बारी थी दुनिया को अपनी असली ताकत दिखाने की। लिन बेई कार में बैठकर सीधे अपने परिवार के सबसे बड़े लीन इंटरनेशनल होटल पहुंचा। उसके फटे पुराने कपड़े देखकर वहां के गार्ड्स ने उसे रोकने की कोशिश की। उन्हें लगा कोई भिखारी अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है, मगर अगले ही पल लिन बेई ने अपना ब्लैक गोल्ड कार्ड काउंटर पर पटक दिया। यह कार्ड देखते ही वहां मौजूद सभी लोगों के होश उड़ गए और पूरे होटल में सन्नाटा छा गया। मैनेजर ने तुरंत होटल के जनरल मैनेजर को फोन लगाया। मैनेजर जैसे ही वहां पहुंचा और उसने लिन बेई का चेहरा देखा, उसकी हालत खराब हो गई। वो अपनी जगह पर जम गया और फिर झुककर बोला, माफ कीजिए मास्टर, हमें आने की खबर नहीं थी। पूरे स्टाफ में खलबली मच गई। जो गार्ड्स उसे धक्का दे रहे थे वो अब डर के मारे थर थर कांप रहे थे। मैनेजर ने इशारा किया और पूरे होटल की वीआईपी लिफ्ट सिर्फ लिन बेई के लिए खोल दी गई। लिन बेई को सीधे प्रेसिडेंशियल स्वीट में ले जाया गया, जहां एक रात का किराया लाखों में था। वहां उसका स्वागत करने के लिए 2 खूबसूरत जुड़वा लड़कियां खड़ी थीं। उनका नाम पिंकी और ब्लू था। मैनेजर ने झुककर कहा, मास्टर, ये आपकी सेवा के लिए तैनात हैं। उन जुड़वा लड़कियां ने बड़े प्यार से लिन बेई के फटे हुए कपड़े उतारे और उसे गर्म पानी से नहलाया। जब लिन बेई आलीशान बाथरोब पहनकर बाहर निकला तो उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। अब वो लाचार लिन बेई नहीं, बल्कि दुनिया का सबसे ताकतवर वारिस बन चुका था। उसने मैनेजर को बुलाया और हुक्म दिया, नीचे रेस्टोरेंट में मेरे लिए सबसे बड़ी टेबल बुक करो। आज मैं अपनी नई जिंदगी का जश्न मनाना चाहता हूं। उसे पता था कि किस्मत उसे फिर से उसी रोयन के सामने ले जाने वाली है, पर इस बार पासा पलट चुका था। होटल का मैनेजर लौट आया, जिसके हाथों में शानदार पैकिंग वाली शैंपेन की 2 बोतलें थीं। युवा मालिक, बस आप जो भी खाना चाहें उसका नाम बता दें। मैं तुरंत रसोई में हवाई जहाज से सामग्री मंगवाकर खास आपके लिए उसे तैयार करवा दूंगा। हवाई जहाज से उसके आने का इंतजार करते करते तो मैं भूख से मर जाऊंगा। मेरे पास ऐसी दिखावटी बकवास के लिए समय नहीं है। तुमने मैनेजर के सुझाव को बेपरवाही से यह कहते हुए टाल दिया। चलो तुम दोनों नीचे आओ और मेरे साथ रात का खाना खाओ। उन दोनों युवतियों को दरवाजे से बाहर ले जाते हुए चलते समय तुमने ध्यान दिया कि एक के बाल गुलाबी थे और दूसरी के नीले। होटल का बूफे रेस्टोरेंट 7वीं मंजिल पर था।
प्राइवेट लिफ्ट लेकर तुम तीनों महज 30 सेकंड में वहां पहुंच गए। युवा मालिक, आप क्या खाना पसंद करेंगे? हम आपके लिए वह ले आएंगे। छोटी नीली ने आगे बढ़कर पूछा, जिससे उसकी गहरी चौकसी और सेवा भाव जाहिर हो रहा था। हम बस कुछ भी थोड़ा बहुत ले आओ, बेहतर होगा कि उसमें सब्जियां ना हो। छोटी नीली ने प्यारी सी मुस्कान बिखेरी, एक प्लेट उठाई और बूफे वाले हिस्से की तरफ बढ़ गई। छोटी गुलाबी, जिसकी भी तुम्हारी सेवा करने की उतनी ही जिम्मेदारी थी, उसने यह देखा और तुरंत महसूस किया कि वह बस यूं ही खाली नहीं बैठ सकती। छोटे मालिक, मैं आपके लिए कुछ पीने को ले आती हूं। उसके होंठों से ये शब्द निकले ही थे कि तभी कई बॉडीगार्ड, जो शानदार सूट पहने हुए थे, लिफ्ट से एकदम व्यवस्थित कतार में बाहर निकले। उनकी कमरबंद में दिख रहे उभारों को देखकर कोई भी बता सकता था कि ये लोग हथियारों से लैस थे। ये पेशेवर बॉडीगार्ड थे, जिन्हें शायद होटल मैनेजर ने खास तौर पर आपकी निजी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भेजा था। हैरानी की बात यह थी कि वे किसी घटिया उपन्यास के बेवकूफ़ गुंडों की तरह आप पर टूट पड़ने के लिए नहीं दौड़े। इसके बजाय वे एक व्यवस्थित तरीके से फैल गए और हर किसी ने अपनी अपनी तय जगह संभाल ली। इस तरीके से न तो उस व्यक्ति की पहचान उजागर हुई जिसकी सुरक्षा की जा रही थी, और न ही उनकी स्थिति पर पूरी नज़र रखने की क्षमता में कोई कमी आई। सच कहूं तो यह एक काफ़ी सराहनीय रणनीति थी। आपने वह नैपकिन ले लिया जो लिटिल पिंक ने आपको दिया था, और साथ ही अपनी वह आखिरी निष्पक्ष राय भी दी। आपने क्या कहा छोटे मालिक? लिटिल पिंक ने हैरानी से पलकें झपकाईं। उसका नाजुक गुड़िया जैसा चेहरा, जिस पर मासूम हैरानी के भाव थे, बेहद प्यारा लग रहा था। उसकी आवाज़ सुनकर आपने आखिरकार एक पल रुककर उस युवा लड़की को सचमुच गौर से देखा जो आपके बगल में खड़ी थी। उसकी खूबसूरत बनावट ऐसी लग रही थी मानो वह किसी एनीमे से सीधे बाहर निकल आई हो, और वह नौकरानी वाली पोशाक जो उसने पहनी हुई थी, वह तो बस कमाल की लग रही थी। वह उस लियू रुयान जैसे किरदारों से कहीं ज्यादा बेहतर थी। इधर आओ लिटिल पिंक, मेरे पास बैठो और चलो थोड़ी बातचीत करते हैं। इस बीच प्रिंस इंटरनेशनल होटल के सेंट्रल कंट्रोल रूम में मैनेजर निगरानी फुटेज को बेहद तनाव भरे भाव से देख रहा था। स्क्रीन पर आपको लिटिल पिंक की ओर अपना सिर झुकाकर धीमी आवाज में उसे कुछ कहते हुए देखा जा सकता था। चूंकि कैमरा काफी दूर लगा हुआ था, इसलिए यह ठीक ठीक समझ पाना नामुमकिन था कि आप क्या कह रहे थे। हालांकि आपके चेहरे के हाव भाव देखकर ऐसा लग रहा था कि आप काफी अच्छे मूड में हैं। वह सोचता है कि खैर, ऐसा लगता है कि उन जुड़वा लड़कियों को भेजना आखिरकार सही फैसला ही साबित हुआ। होटल मैनेजर ने अपने माथे से ठंडा पसीना पोंछा और एक लंबी गहरी सांस छोड़ी, मानो उसके सिर से कोई बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। कुछ ही दूरी पर सुरक्षा प्रमुख अपने मैनेजर के अचानक गंभीर हो गए चेहरे को देखकर गहरे सदमे में था। आखिर वह किस तरह का व्यक्ति हो सकता है जो उसके बॉस को इतनी ज्यादा सावधानी बरतने पर मजबूर कर दे। यहां तक कि जब पहले मेयर यहां आए थे, तब भी मैनेजर ने इतनी ज्यादा विनम्रता नहीं दिखाई थी। क्या ऐसा हो सकता है? इस मोड़ पर उसने अपने विचारों को और आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की। उसके जैसे छोटे आदमी के लिए जितना कम पता हो, उतनी ही लंबी और बेहतर जिंदगी होती है। अचानक हवा में छाई खामोशी एक मोबाइल फोन की घंटी से टूट गई। होटल मैनेजर ने चिढ़ते हुए अपना फोन निकाला, लेकिन कॉलर आईडी देखते ही उसके चेहरे के हाव भाव थोड़े नरम पड़ गए। यह वांग इरफान का एजेंट था। हम एक टॉप लेवल आइडल का एजेंट, मुझे लगता है कि मुझे उनके साथ थोड़ी नरमी से पेश आना होगा। सिस्टर वेई, आप पूछ रही हैं कि क्या मैं आज फ्री हूं? क्या आप 7वीं मंजिल के रेस्टोरेंट में फैन गैदरिंग करना चाहती हैं? बिल्कुल नहीं। आज 7वीं मंजिल पर एक बहुत ही अहम हस्ती खाना खा रही है। अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो हम दोनों में से कोई भी इसके अंजाम से बच नहीं पाएगा। ठीक अगले ही पल लाइन के दूसरी तरफ वाले व्यक्ति की बात सुनकर वह अचानक गुस्से से फट पड़ा। क्या वे पहले ही यहां पहुंच गए? ये क्या बकवास है? और तुम चाहती हो कि मैं खुद जाकर उनका स्वागत करूं? होटल मैनेजर ने गुस्से में अपना फोन जमीन पर पटक दिया। काफी देर बाद उसने आखिरकार कड़वी निराशा के साथ ऊपर देखा और फिर अपने गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मारा। मैंने अपना मुंह क्यों खोला? मेरा दिमाग जरूर खराब हो गया है। ठीक उसी समय जब वह अपने हालिया गुस्से के लिए खुद को कोस रहा था, एक शानदार मर्सिडीज बेंज वैन, जिसकी कीमत पूरे 10 लाख थी, धीरे धीरे होटल की ग्राउंड फ्लोर लॉबी के बाहर आकर रुकी। मुख्य दरवाजे पर 30 से ज्यादा युवा महिलाओं की भीड़, हाथों में ग्लो स्टिक्स और फैन साइन लिए हुए, काफी देर से बेसब्री से इंतजार कर रही थी।
कुछ ही पलों बाद गाड़ी के दरवाजे सरकते हुए खुले और वांग इरफान सबसे पहले बाहर निकला और भीड़ का स्वागत करते हुए प्यार से मुस्कुराया। शुभ संध्या दोस्तों। आज रात की फैन गैदरिंग ताइजी रिवर इंटरनेशनल होटल की 7वीं मंजिल पर बने बूफे रेस्टोरेंट में होगी। कृपया लिफ्ट से ऊपर जाते समय लाइन में रहें और यह पक्का कर लें कि हम किसी भी ऐसे मेहमान को परेशान न करें जो शायद आराम कर रहा हो। यह बात सुनने में बिल्कुल साधारण लग रही थी, फिर भी इसने तुरंत ही फैंस के बीच जोरदार चीखों की एक लहर पैदा कर दी। वाह, हमारा फैन कितना तमीज़दार है, मुझे उससे बहुत प्यार है। अरे वो दो लड़कियां फैन के ठीक पीछे पीछे क्यों चल रही हैं? ओह, अब मुझे याद आया, क्या ये वही दो खुशनसीब लड़कियां नहीं हैं जिन्हें फैन के साथ स्टेज पर डुएट गाने का मौका मिला था? जल्द ही तेज नज़र वाले लोगों ने वांग इरफान के पीछे पीछे चल रही उन दो लड़कियों को देख लिया। सबकी नज़रों का केंद्र होने के नाते ल्यूरोयन और लीजू ने जाहिर तौर पर लोगों की बातें सुनी, लेकिन जब उन्होंने अपने अंदर के उत्साह और अपने आइडल के सामने अपनी अच्छी इमेज बनाए रखने की ज़रूरत के बीच तुलना की, तो आखिर में उन्होंने अपनी इमेज को ही ज़्यादा अहमियत दी। सिर झुकाए हुए दोनों लड़कियां चुपचाप वांग इरफान के पीछे पीछे पूरे रास्ते चलती रहीं और उनमें एक शर्मीली संस्कारी लड़की वाली अदा झलक रही थी। अगर आपने यह नज़ारा देखा होता तो आपको ज़रूर अचानक से बहुत गुस्सा आता। तुम दोनों किस तरह की प्लास्टिक की थैलियां हो जो इतनी बनावटी अदाएं दिखाने में माहिर हो। इस बीच बूफे रेस्टोरेंट की 7वीं मंजिल पर आप दानमू बीफ का एक निवाला बड़े मज़े से खा रहे थे। आपने शैंपेन का अपना ग्लास उठाया, उसे एक ही घूंट में खाली कर दिया और अभी भी उस बेहतरीन स्वाद में डूबे हुए अपना सिर थोड़ा सा घुमाकर धीरे से आवाज़ दी, श्याओलैन। अंगूर अभी लाई यंग मास्टर। श्याओलैन। तियान ने एक खुशमिजाज मुस्कान के साथ जवाब दिया। उसने एक ठंडा अंगूर तोड़ा जिससे अभी भी हल्की हल्की ठंडक महसूस हो रही थी, और जैसे ही वह उसे आपके मुंह में डालने वाली थी, अचानक एक तेज तीखी चीख सुनकर डर के मारे उसका हाथ कांप गया। ओह, कितना शानदार! उस अचानक आई चीख ने पल भर में पूरे माहौल को जमा दिया। वहां मौजूद कई लोगों ने बीच में ही खाना रोक दिया और अपना सिर घुमाकर उस आवाज़ की तरफ देखने लगे। आपने भी हल्के से मजाकिया अंदाज में अपना सिर घुमाया, यह देखने के लिए उत्सुक कि आखिर किस तरह का टैलेंट इतनी छोटी सी बात पर इतना बेतुका हंगामा खड़ा कर सकता है। लेकिन जैसे ही आपकी नज़र वांग इरफान पर पड़ी और उसके पीछे पीछे चल रही उसके दीवाने फैंस की भीड़ पर, आपकी सारी दिलचस्पी पल भर में खत्म हो गई। हम तो ये बस कुछ पागल फैंस हैं, खैर छोड़ो, कोई बात नहीं। कमरे के दूसरी तरफ वांग इरफान यह महसूस करते हुए कि पूरे कमरे में मौजूद लोगों की नज़रें उसी पर टिकी हुई हैं, शर्म से लाल हो गया। उसका गोरा चीनी मिट्टी जैसा चेहरा शर्म से सुर्ख हो गया। हालांकि वह एक अनुभवी कलाकार था जिसे लाइमलाइट में रहने की आदत थी, फिर भी उसे इतनी गहरी और सार्वजनिक जांच पड़ताल का सामना करने में हैरानी की हद तक कम सहन शक्ति थी। यह तो बहुत ही अजीब है। खुद को संभालते हुए उसने जानबूझकर अपना गला साफ करने के लिए हल्की सी खांसी। फिर अपने पीछे खड़े समर्थकों की भीड़ की ओर मुड़कर उसने अपनी आवाज़ धीमी की और कहा, सब लोग कृपया थोड़ा शांत हो जाए, चलिए, दूसरे खाना खाने वालों को परेशान न करें। ठीक है, तुम्हारे लिए कुछ भी फैन। अरे क्या कोई प्राइवेट कमरा खाली है क्या? हम सच में ऐसे ही खुले में खाना खाने वाले हैं। शायद हमें पहले एक ग्रुप फोटो ले लेनी चाहिए। भीड़ में फिर से बातचीत और शोर शराबे का नया दौर शुरू हो गया। शुरू में उन्होंने बस अपनी सहमति जताई, लेकिन जैसे जैसे समय बीता उनकी आवाज़ें और ऊंची होती गईं और आखिरकार बातचीत इस बात पर आ गई कि वे बाद में क्या खाएंगे और क्या पिएंगे। वांग इरफान ने बेबसी से अपना सिर हिलाया। उसने फैन क्लब के मुखिया को, जो पास ही खड़ा था, हिदायत दी कि वह होटल के स्टाफ से बात करे और देखे कि क्या वे कोई बड़ी मेज़ या प्राइवेट कमरा इंतजाम कर सकते हैं। हालांकि उसे लगभग तुरंत ही जवाब मिल गया, ना तो कोई बड़ी मेज़ खाली थी और न ही कोई प्राइवेट कमरा। यह किस तरह का होटल है? आप लोग एक मेज़ का भी इंतजाम नहीं कर सकते? क्या आपको दिखाई नहीं देता कि हम सब मिलकर रात का खाना खाने की कोशिश कर रहे हैं? यह खबर सुनते ही कई फैन तुरंत डाइनिंग हॉल में ही वेटर लोगों से बहस करने लगे। माफ़ कीजिए मैडम, एक वेटर ने अपनी जानी पहचानी पेशेवर मुस्कान के साथ जवाब दिया, लेकिन हमारे होटल के बूफे रेस्टोरेंट में ग्रुप में खाना खाने की सुविधा नहीं है। तो फिर इतने सारे लोगों के साथ हम क्या करें? अलग अलग मेज़ों पर बैठें। उसी पल लीजू आगे बढ़ी, जो अपने पसंदीदा कलाकार के सामने अपनी शान दिखाना चाहती थी। उसका सवाल सुनकर वेटर ने बहुत ही गंभीर लहजे में कहा, अलग अलग मेज़ों पर बैठना ठीक है,
लेकिन आपको रेस्टोरेंट के अंदर शांति बनाए रखनी होगी और जोर जोर से शोर मचाने से बचना होगा। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? क्या तुम यह कह रहे हो कि हम बहुत ज्यादा शोर मचा रहे हैं? ठीक है, तुम बस इंतजार करो, ताइजी जंग इंटरनेशनल होटल है ना। बहुत ही घटिया सर्विस, बिल्कुल ही बकवास रवैया। जैसे ही वह बोल रही थी, लीजू ने अपना फोन निकाला और फिल्मना शुरू कर दिया, और साथ ही लगातार अपनी शिकायतें भी बुदबुदाती रही। उफ, कितना शोर शराबा है, अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। कमरे के एक कोने से कोई ऐसा व्यक्ति जिससे अब यह शोर और बर्दाश्त नहीं हो रहा था, उसने अपने खाने के बर्तन एक तरफ फेंके और लिटिल पिंक और लिटिल ब्लू को वहां से खींचकर ले जाने की तैयारी करने लगा। उन्हें सचमुच इसकी उम्मीद नहीं थी। ये सोचना भी मुश्किल था कि होटल में बस खाना खाने की कोशिश में उनकी मुलाकात उन दोनों लियो रुयान और लीजू से हो जाएगी। भगवान का शुक्र है कि मैंने उससे जल्दी ही रिश्ता तोड़ लिया, उन्होंने सोचा। जिस तरह से वह बर्ताव कर रही है, उसे देखकर लगता है कि अगर मैं अब भी उसके साथ होता तो शायद आज रात मेरे सिर पर एक नई सींगों वाली टोपी सज रही होती। उनकी आवाज़ बहुत तेज़ नहीं थी, फिर भी उस विशाल खुले डाइनिंग हॉल में वह आवाज़ कानों को चुभने वाली तीखी लग रही थी। वांग इरफान ने अभी अभी एक फ्रोंगवांग सिगरेट जलाई थी और अपने मैनेजर को फ़ोन करके हालात की जानकारी देने की तैयारी कर ही रहा था कि अचानक उसने लियू रॉयन और लीजू, जो ठीक उसके बगल में खड़ी थी, को एक साथ हैरानी से ज़ोर से सांस लेते हुए सुना। वह चीख सुनकर लिनबेई, जो हमेशा ही एक शोमैन रहा है, ने बड़े ही अंदाज में अपने कदम रोक लिए। अपनी बाहें चौड़ी फैलाकर उसने लिटिल पिंक और लिटिल ब्लू को कसकर गले लगा लिया और चेहरे पर पूरी तरह से हैरान होने का नाटक किया। अरे ज़रा देखो तो, कितना गजब का इत्तेफाक है। जब किस्मत ने हमें इतनी छोटी सी जगह में मिला ही दिया है, तो चलो आज शाम का पूरा बिल मैं ही चुका देता हूँ। जी भर के खाओ, जी भर के पियो, मज़े करो, और हाँ, आराम से सो भी लेना। ये भाषण देने के बाद उसने वहाँ मौजूद हर किसी की तरफ एक गहरी और अर्थपूर्ण मुस्कान के साथ देखा। फिर अपनी बाहें अब भी लिटिल पिंक और लिटिल ब्लू के इर्द गिर्द लपेटे हुए वह बिना एक बार भी पीछे मुड़े प्राइवेट लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। ये अपमान का एक नंगा और बेशर्मी भरा प्रदर्शन था, खास तौर पर वे दो शब्द, आराम से सो लेना, एक ऐसी मनोवैज्ञानिक कटार थे जो सीधे दिल पर वार कर रहे थे। जब मैंने तुम्हें शादी करके विदा करने के लिए पहले ही पैसे खर्च कर दिए हैं, तो क्यों ना मैं थोड़ा और दरिया दिल बन जाऊं और तुम्हें किसी और के साथ बिस्तर पर एक रात बिताने का तोहफा दे दूं। जिस पल ये शब्द उसके होंठों से निकले, रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हर व्यक्ति के चेहरे के हाव भाव बदल गए। आंखों के जोड़े बेकाबू और बेशर्म लियू रुयान और लीजू पर ऐसे घूमे मानो वे किसी सस्ती गली कूचे वाली मुलाकात को देख रहे हों। लियू रुयान ने हवा में फैली उस अजीब बेचैन करने वाली फिजा को महसूस किया। उसकी साफ सुथरी छाती तेजी से ऊपर नीचे हो रही थी। साफ था कि वह गुस्से से उबल रही थी। उसे ऐसी बेइज्जती महसूस हुई जैसी उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। सिर्फ लीजू, जो पूरी तरह से एक बेवकूफ़ की तरह बर्ताव कर रही थी, हकलाते हुए बोल पाई, लिनबेई क्या? लिनबेई सच में इतने अच्छे बन रहे हैं, हमें खाना खिला रहे हैं। वह उसकी तरफ अजीब ढंग से दौड़ पड़ी। उसके भारी भरकम शरीर के वजन की वजह से उसके कदम जमीन पर जोरदार धप धप की आवाज़ करते हुए पड़ रहे थे। आसपास खड़े लोग, 10 मेज़ों पर बैठे ग्राहक यह नज़ारा देखकर पूरी तरह से हक्के बक्के रह गए। यहाँ तक कि अंगरक्षक भी हैरानी से जम गए थे। क्या यह आदमी होटल की पूरी एक मंजिल को ही तोड़ फोड़ देगा? लिनबेई, मैंने तुमसे कहा था कि दूर मत जाओ। क्या तुमने मेरी बात सुनी? लीजू की आवाज़ और भी ऊंची होती गई और एक विशाल बुद्ध जैसी हथेली तुम्हारी पीठ पर जोर से पड़ने के लिए तैयार लग रही थी। अंगरक्षकों को आखिरकार होश आया, युवा मालिक खतरे में है। जब वांग इरफान यह सोच रहा था कि तुमसे कैसे निपटा जाए, उसके असिस्टेंट ने उसे कहा, आज ताइजीजियांग होटल में कोई बहुत ही अहम हस्ती आई हुई है। तुम्हें क्या लगता है, क्या हमें अपने फैंस को साथ लेकर डिनर के लिए किसी दूसरे होटल में चले जाना चाहिए? होटल मैनेजर के हाव भाव देखकर तो यही लगता है कि इस इंसान का रसूख और दबदबा बहुत ही ज्यादा है। यह सुनते ही वांग इरफान के चेहरे के हाव भाव पूरी तरह से बदल गए। मैं कितना बेवकूफ़ था कि मैंने यहां इतना हंगामा खड़ा कर दिया। अपनी घबराहट के बीच उसे अचानक एक और बात समझ में आई। पिछले काफ़ी समय से इतना शोर शराबा मचाने के बावजूद होटल मैनेजर असल में उनके पास आकर एक शब्द भी नहीं बोला था।
मुझे सच में यहाँ से चले जाना चाहिए। आखिर सावधानी बरतने में ही भलाई है। लेकिन उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था, और न ही लियू रोयान को, जो उस अहम हस्ती के बारे में सोच सोचकर परेशान हो रही थी कि जिस वीआईपी के बारे में वे सब सोच रहे थे वह इस समय होटल के प्रेसिडेंशियल स्वीट में बैठा शैंपेन का मजा ले रहा था और एक सुरीली धुन का आनंद ले रहा था। ठीक उसी पल तुमने होटल मैनेजर के हाथों से शैंपेन का वह गिलास लिया और एक घूंट भरा। तुम्हें कुछ पलों के लिए ऐसा महसूस हुआ मानो तुम हवा में तैर रहे हो। कुछ ही दूरी पर दो बहनें श्याओ फेन और श्याओ लैन बेहद तालमेल के साथ अपना काम कर रही थीं। एक पियानो बजा रही थी तो दूसरी अपनी सुरीली आवाज का जादू बिखेर रही थी। होटल मैनेजर का चेहरा शर्म से लाल हो गया था। उसने हिचकिचाते हुए बोलने से पहले अपना ड्रिंक एक ही घूंट में गटक लिया। युवा मालिक, क्या आपने मुझे बुलाया था? क्या आपको किसी चीज की जरूरत है? कुछ ही पल पहले जब वह होटल के दरवाजे की तरफ उन उपद्रवियों का सामना करने जा रही थी तभी उसे फ्रंट डेस्क से एक और फोन आया था जिसमें उसे बताया गया था कि आप उससे मिलना चाहते हैं। यह जानकर कि आप अपने कमरे में लौट आए हैं उसे मजबूरन तेजी से दौड़ते हुए वापस आना पड़ा था। आपने ऊपर देखा। आपकी आमतौर पर शांत रहने वाली नजरों में अचानक एक ठंडी चमक कौंध गई। ऐसा लगता है कि आज 7वीं मंजिल पर रुका हुआ मेहमान कोई बहुत बड़ा सेलिब्रिटी है। आपको इस बारे में पता ही होगा, है ना? होटल मैनेजर के चेहरे के हाव भाव जम से गए। फिर उसे तुरंत बात समझ में आ गई। क्या आप वांग इरफान की बात कर रहे हैं? हम बिल्कुल सही। जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ। मैनेजर मन ही मन चीख उठी। हे भगवान, उस वीआईपी को सचमुच वांग इरफान की वजह से परेशानी हुई थी। इसका तुमसे क्या लेना देना है? मेरा मतलब तो यह था, क्या दूर से आए दोस्तों का स्वागत करना खुशी की बात नहीं है? चूंकि वे हमारे मेहमान हैं, इसलिए कृपया द लेजेंडरी रिकैप को सपोर्ट करने के लिए लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करने में संकोच न करें। रुको, जरा ठहरो। लोगों को रोकने के लिए उन्हें नशा कौन देता है? ठीक है, बस वैसा ही करो जैसा मैं कहता हूं, और जल्दी करो। तुमने अपना वाइन का ग्लास नीचे रखा और पूरी दृढ़ता से अपने आदेश दिए। समझ गया, यंग मास्टरलिन। होटल मैनेजर ने तुरंत हामी भरी। उसने जल्दी से दूसरे मैनेजमेंट स्टाफ को फोन किया और उन्हें उनके काम सौंप दिए। थोड़ी ही देर में वह चेहरे पर उत्साहली वापस आया और रिपोर्ट दी। काम हो गया यंग मास्टरलिन। मैंने आपके निर्देशों का पूरी तरह पालन किया है। वांग यीफान और उसका ग्रुप बस निकलने ही वाला था, लेकिन हमारे एक सुपरवाइजर ने उन्हें रोक लिया। आपकी जबरदस्त मेहमान नवाजी के बारे में जानकर वे बहुत प्रभावित हुए और अब 7वीं मंजिल पर बने बूफे रेस्टोरेंट की ओर जा रहे हैं। बहुत बढ़िया। असल में इस तरह की नौकरी के लिए तुम कुछ ज्यादा ही काबिल हो। अगर मौका मिले तो तुम्हें इंपीरियल कैपिटल में हमारे हेडक्वार्टर में अप्लाई करने के बारे में सोचना चाहिए। तुमने हल्का सा सिर हिलाया, जिससे उसकी पेशेवर काबिलियत पर तुम्हारी मंजूरी जाहिर हुई। हालांकि मैनेजर के कानों को यह शब्द सबसे मधुर संगीत जैसे लगे। एक ऐसी बड़ी संदेश जिसने उसके लिए एक उज्जवल भविष्य का वादा किया था। शाओफेन और शाओलन एक तरफ खड़ी थीं, आंखें फाड़े खाली नजर से घूर रही थीं। तुम्हारी असली पहचान को लेकर उनके अंदाजे अब एक बिल्कुल ही नए स्तर पर पहुंच गए थे। तुम्हारा एक शब्द किसी होटल मैनेजर के पूरे करियर की दिशा तय कर सकता था। जाहिर है तुम्हारी नजर इन दोनों प्यारी युवतियों पर पड़ी। तुम हल्के से मुस्कुराए और अपना हाथ बढ़ाकर उन दोनों के माथे पर धीरे से थपथपाया। तुम दोनों ने आज बहुत मेहनत की। हालांकि तुम्हारी उम्र देखकर लगता है कि तुम मुझसे भी छोटी हो। क्या तुम स्कूल में नहीं हो? तुम इस तरह की नौकरी क्यों कर रही हो? ये शब्द सुनकर लड़कियों के चेहरे के हाव भाव तुरंत बदल गए और उन्होंने हड़बड़ाते हुए सफाई दी। यंग मास्टर, आपको गलतफहमी हुई है। हमने अभी अभी अपने कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम खत्म किए हैं और आने वाले सेमेस्टर में यूनिवर्सिटी शुरू करने वाले हैं। हम इस गर्मी में होटल में वेट्रेस के तौर पर सिर्फ इसलिए काम कर रहे हैं ताकि अपने गुजारे के लिए कुछ पैसे कमा सकें। होटल मैनेजर ने प्यार से हंसते हुए बात में अपनी बात जोड़ी और आपकी बात की पुष्टि की। बिल्कुल सही कहा यंग मास्टरलिन। ये दोनों बहनें पहले वेट्रेस का काम करती थीं क्योंकि ये नर्सिंग की पढ़ाई कर रही हैं और इन्हें मसाज की तकनीकों की कुछ बुनियादी जानकारी है, इसलिए मैंने इन्हें यह काम सौंपा। मैं इतनी गुस्ताखी करने की हिम्मत तो बिल्कुल नहीं कर सकता कि आप जैसे ऊंचे दर्जे के यंग मास्टर को यूं ही कोई औरतें तोहफे में दे दूं। आपके जैसे बड़े खानदान के सख्त पारिवारिक अनुशासन
और नैतिक उसूलों की बात तो छोड़ ही दीजिए। अगर आपको किसी तरह की बीमारी हो गई तो ऐसे ताकतवर परिवार के गुस्से का सामना करने और उसका प्रायश्चित करने के लिए मुझे 10 जन्म भी कम पड़ जाएंगे। यह सुनकर आपने अपनी एक भौं ऊपर उठाई और उन दोनों लड़कियों पर अपनी नजर दौड़ाई। तभी तो मुझे थोड़ी देर पहले मसाज के बाद अपने पूरे शरीर में एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ। बहुत बढ़िया, तुम दोनों काफी हुनरमंद हो। नर्सिंग की पढ़ाई करना सच में एक बहुत ही अच्छा रास्ता है। आपकी हौसला बढ़ाने वाली बातें, जो उनके लिए दिल को सुकून देने वाली दवा जैसी थीं, सुनकर शियाओ फेन और शियाओ लैन बार बार सिर हिलाती रहीं और उनकी आंखें नम हो गईं। उनकी नज़र में आप जैसे दर्जे के यंग मास्टर कम से कम एक ऐसे होनहार नौजवान थे जिन्होंने इतनी कम उम्र में ही अपने करियर में ज़बरदस्त कामयाबी हासिल कर ली थी। नतीजतन वे आपकी हौसला बढ़ाने वाली हर बात को बड़े ध्यान से सुन रही थीं। ठीक है, अब बातें बहुत हो गईं। मेरे मेहमानों का अच्छे से ख्याल रखना मत भूलना, आपने होटल मैनेजर को हिदायत दी और फिर उठकर दरवाजे की तरफ चल दिए। ओह, और उन दोनों युवतियों ने भी आज दिन भर काफ़ी मेहनत की है। शैंपेन की जो 2 बोतलें अभी तक खोली नहीं गई हैं, उन्हें उन दोनों के इनाम के तौर पर दे देना। यह सुनकर वे दोनों युवतियां इतनी ज़्यादा खुश हुईं कि खुशी के मारे उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। अब उन्हें अपनी ट्यूशन फीस या रहने खाने के खर्चों की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। आखिरकार आप जो शैंपेन पी रहे थे वह महज आर्मंड डी ब्रिनैक, जिसे एस ऑफ स्पेड्स भी कहा जाता है, कि कोई ऐसी बोतल नहीं थी जिसे कोई भी कुछ $1000 में खरीद सके, बल्कि वह क्रुक क्लोज ड्यू मेसनिल की एक बोतल थी जिसकी कीमत लगभग $30,000 थी। यह रकम एक वेटर की आधे साल से भी ज्यादा की कमाई के बराबर थी, भले ही वह अपने खाने पीने या रहने सहने पर एक भी पैसा खर्च न करे। तुमने यह कमाया है। मुझे उम्मीद है कि किसी दिन हमारे रास्ते फिर मिलेंगे, लिटिल ब्लू और लिटिल पिंक। तुमने उन्हें एक प्यारी सी मुस्कान दी। ओह बहन, उसे देखने के बाद मैं तो पूरी तरह से उस पर फिदा हो गई हूं। लिटिल ब्लू ने अपने लाल होते गालों को थपथपाया और महसूस किया कि उसके सीने में उसका दिल जोरों से धड़क रहा है। अरे पगली लड़की, ऐसे दीवानी होना बंद कर। लिटिल पिंक ने मजाक में उसे डांटा और अपनी छोटी बहन की कमर की मुलायम जगह पर जोर से चुटकी काटी, जिससे वह लड़की विरोध में चीख पड़ी। फिर भी यंग मास्टर लिनबेई सच में एक सच्चे जेंटलमैन हैं। जरा देखो तो उन्होंने पूरी दोपहर में एक भी गलत बात नहीं कही। मुझे भी ऐसा ही लगा। मुझे लगता है कि मैनेजर ने उन्हें असलियत से कहीं ज्यादा डरावना बनाकर पेश किया था। वह साफ तौर पर एक बहुत ही नेक इंसान है। अगर मुझे कभी उन्हें दोबारा देखने का मौका मिला तो मैं पूरी लगन से उनकी सेवा करूंगी, ऐसी सेवा जिसकी तुम शायद तारीफ नहीं करोगी। ठीक उसी समय एक रोल्स रॉयस क्लिनन, जिसकी कीमत $7 मिलियन से भी ज्यादा थी, होटल के दरवाजे पर आकर रुकी और तुरंत ही अनगिनत लोगों की नजरें उस पर टिक गईं। अगर वहां कोई ऐसा व्यक्ति मौजूद होता जिसे ऊंची सोसाइटी में उठने बैठने की आदत होती तो वह इस गाड़ी को तुरंत पहचान लेता। अफवाह थी कि इस गाड़ी का इस्तेमाल करने वाला आखिरी व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि शहर का मेयर टिलिंग था। आप बड़े आराम से पिछली सीट पर टिककर बैठ गए और आपकी नजरें कभी कभी खिड़की से गुजरते नज़ारों को निहारने लगती। जल्द ही घड़ी में 9 बज गए और आप अचानक सीधे होकर बैठ गए। आपने अपना मोबाइल फोन निकाला और एक नंबर डायल किया। होटल का मैनेजर, जो उस समय आपके ड्राइवर का काम कर रहा था, उसने आपकी हरकतों पर गौर किया। उसने कोई भी दखल देने वाली टिप्पणी करने से खुद को रोका और इसके बजाय गाड़ी चलाने पर और भी ज्यादा ध्यान देने का फैसला किया। कॉल कनेक्ट हो गया और रिसीवर से एक सख्त आवाज सुनाई दी। आपकी सुरक्षा के लिए यह वुडू पुलिस स्टेशन है। हेलो ऑफिसर, आपने जवाब दिया। आपकी आवाज शांत और संयमित थी। क्या यह बात करने का सही समय नहीं है? मुझे एक जुर्म की रिपोर्ट करनी है। लोगों का एक बड़ा जमावड़ा जो गैर कानूनी गतिविधियों में लिप्त है। इस गिरोह के सरगना का नाम वांग इरफान है। उसे इस समय ताइजियांग इंटरनेशनल होटल के प्रेसिडेंशियल स्वीट में होना चाहिए। यह सुनकर मैनेजर हक्का बक्का रह गया। क्या यंग मास्टर ने अभी अभी अपने ही होटल की शिकायत पुलिस से कर दी थी? आपने अपना सिर हिलाया। आपके होठों के कोनों पर एक शरारती मुस्कान तैर रही थी और आपने बड़े सब्र से समझाया, नहीं, हमारा होटल तो बस अपराधियों की रिपोर्ट करके सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने में अपना फर्ज निभा रहा है।
मैनेजर के पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा था। उस पल उसके दिमाग में बस दो ही शब्द गूंज रहे थे, ऐसे शब्द जो उसकी भावनाओं को पूरी तरह से बयां करते थे। ये सब क्या बकवास है? ओह, और हाँ, आपने अपनी उंगली फोन की स्क्रीन पर फेरते हुए कुछ हद तक बेपरवाह लहजे में आगे कहा, मैंने जो दावत दी थी उसका बिल प्रिंट करवाना मत भूलना। और हाँ, लगता है आज होटल का सर्विलांस सिस्टम खराब हो गया है। मेहमान नवाजी की दुनिया के एक अनुभवी दिग्गज होने के नाते मैनेजर आपकी मंशा को तुरंत भांप गया, समझ गया, यंग मास्टर। इस बीच होटल की 7वीं मंजिल पर बूफे रेस्टोरेंट में कई दौर की टोस्टिंग और शराब पीने के बाद वहां मौजूद कई युवतियों के गाल सुर्ख हो गए थे। उन्हें अपने शरीर के भीतर एक अजीब बेचैन करने वाली हलचल महसूस होने लगी थी। वांग इरफान ने भी काफ़ी ज़्यादा शराब पी रखी थी और उसे भी अपनी नसों में वही जलती हुई गर्मी महसूस हो रही थी। ऐसा नहीं था कि उसमें इच्छा की कमी थी, बल्कि इसके विपरीत। लेकिन बात यह थी कि वह इस समय एक सार्वजनिक जगह पर था, जहां उसके चारों ओर बहुत सारी ताक झांक करने वाली आंखें थीं। ठीक है, लगता है सबने थोड़ी ज़्यादा ही पी ली है। वांग इरफान ने उन मदहोश युवतियों के समूह की ओर देखा। उसके चेहरे पर जो शिकारी मुस्कान थी, उसे अब वह और छिपा नहीं पा रहा था। ठीक उसी पल एक पुरानी सेंटाना सेडान धीरे धीरे होटल के प्रवेश द्वार पर आकर रुकी। कई सादी वर्दी वाले पुलिस अधिकारी, जिनकी कमर पर छिपे हुए हथियार साफ दिख रहे थे, एक एक करके गाड़ी से बाहर निकले। अगली सुबह TDH के इंटरनेट के हर बड़े मीडिया प्लेटफॉर्म पर अचानक 2 ट्रेंडिंग टॉपिक छा गए, जिससे ऑनलाइन दुनिया में हलचल मच गई। पुलिस ने पिछली रात एक बड़े आपराधिक मामले को सफलतापूर्वक सुलझा लिया था। इस घटना के कथित मास्टरमाइंड लोकप्रिय पुरुष सेलिब्रिटी वांग मोफान है। इस खुलासे ने जनता को पूरी तरह से चौंका दिया। एक युवती जो अपने आदर्श से मिलने का सपना देख रही थी, उसने उसका ध्यान खींचने के लिए यहां तक कि शादी का जोड़ा भी पहन लिया। हैरानी की बात यह है कि उसके बॉयफ्रेंड ने इसी बात पर उससे ब्रेकअप कर लिया। एक चेतावनी, इस कमीने से दूर ही रहना। हालांकि जैसे ही अनगिनत नेटिजन्स जो गॉसिप के लिए बेताब थे, इस ड्रामे को देखने के लिए जमकर बैठे ही थे, एक बयान जारी किया गया जिसमें यह स्पष्ट किया गया कि वांग मोफान का इस मामले से बिल्कुल भी कोई लेना देना नहीं है। पता चला कि यह पूरी घटना उसके स्टूडियो के एक असिस्टेंट द्वारा अपनी सत्ता का दुरुपयोग करने का नतीजा थी। अब इस मामले को आगे की जांच के लिए अधिकारियों को सौंप दिया गया है। इन घटनाओं के इतनी तेजी से एक के बाद एक घटने से हर कोई पूरी तरह से हक्का बक्का रह गया। फिर भी आप इस पूरे तमाशे के अनजाने में बने सूत्रधार एक फ्लाइट के फर्स्ट क्लास केबिन में आराम से बैठे इत्मीनान से अपनी कॉफ़ी की चुस्कियां ले रहे थे और इस बात से पूरी तरह बेखबर थे कि आप अचानक इंटरनेट पर एक बहुत बड़ी सनसनी बन गए हैं। मिस्टर लिन, क्या आप कुछ खाना पसंद करेंगे? अचानक एक सुडौल काया वाली फ्लाइट अटेंडेंट बिल्ली जैसी फुर्तीली और सहज चाल से आपके पास आई। उसकी आवाज़ सुनकर आपने खिड़की से अपनी नज़र हटाई और अटेंडेंट को एक विनम्र मुस्कान दी। मैं स्टेक लूँगा, मीडियम वेल प्लीज़। धन्यवाद। ज़रूर सर, बस एक पल। अटेंडेंट ने प्यारी सी मुस्कान दी और फिर वापस गैली की ओर मुड़ गई। अरे ज़बान संभाल कर, क्या तुम्हें मरने का शौक है? तुम ऐसे ही जो मन में आए बकती नहीं फिर सकती। लेकिन वह सच में बहुत जवान है और बहुत ही ज़्यादा हैंडसम भी। अगर वह मेरा बॉयफ्रेंड होता तो मैं तो सोते हुए भी मुस्कुराती रहती। अचानक एक थोड़ी अजीब सी आवाज़ ने उनकी बातचीत में दखल दिया। क्या आप लोग अपनी आवाज़ थोड़ा धीमी कर लेंगे? आखिर इस केबिन में हम कुछ ही लोग हैं और आप लोगों को मेरे बारे में इस तरह बात करते सुनना, सच कहूं तो थोड़ा अजीब लग रहा है। आवाज़ की तरफ मुड़ते ही अटेंडेंट्स के चेहरे के हाव भाव जम से गए। उन्होंने देखा कि आप अपनी सीट से सिर बाहर निकालकर पूरी तरह से शर्मिंदगी भरे अंदाज में उनकी तरफ घूर रहे थे। कुछ पल की अजीब सी नज़र टकराव के बाद सबसे सीनियर फ्लाइट अटेंडेंट ने सबसे पहले खुद को संभाला। उसने बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगी। ओह मिस्टर लिन, हम सच में बहुत शर्मिंदा हैं कि हमने आपको परेशान किया। हम पक्का ध्यान रखेंगे कि हमारी आवाज़ धीमी रहे। कोई बात नहीं, आप लोग भी तो पूरे दिन खड़े खड़े काफ़ी थक जाते होंगे। फ्लाइट की लैंडिंग होती है। बीजिंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक फ़्लाइट आराम से उतरती है। फ्लाइट का पूरा फर्स्ट क्लास केबिन बुक करने वाले व्यक्ति के तौर पर आपको स्वाभाविक रूप से सबसे पहले उतरने का अधिकार मिलता है।
शारीरिक और मानसिक दोनों तरह की थकान महसूस करते हुए और उतरते समय फ्लाइट अटेंडेंट्स के चेहरे पर दिखे नापसंदगी भरे हाव भाव याद करते हुए आप आह भरे बिना नहीं रह पाते। दूर से एक मेबैक तेजी से आपकी तरफ आती है जो तुरंत सबका ध्यान खींच लेती है। इसकी सबसे बड़ी वजह है इसकी नंबर प्लेट गोल्ड 666666। अरे बाप रे, क्या मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा। अगर इस नंबर प्लेट का मालिक छींक भी दे तो शायद पूरा बीजिंग कांप उठेगा। जैसे ही यात्रियों में कौतूहल बढ़ा, वह मेबैक आराम से और धीरे धीरे आपके सामने आकर रुक गई। एक काफी जवान दिखने वाला आदमी जिसके बाल बहुत छोटे बज कट थे गाड़ी से बाहर निकला। कजिन वेन्यान, तुम तो पूरी तरह से हैरान रह गए। लीन हाउ ने आपके सामने खड़े उस जाने पहचाने चेहरे को देखते हुए थोड़ी देर रुक कर कहा, कजिन लिन हाउ, अभी तो बस थोड़ा ही समय बीता है और तुम कितने हैंडसम हो गए हो। लिन हाउ जोश में आगे बढ़ा और अपना हाथ आपके कंधे पर रख दिया, लेकिन आपने उसे नजरअंदाज कर दिया। इसके बजाय आपने उस शानदार मेबैक की तरफ इशारा किया और एक हल्की सी व्यंग्य भरी मुस्कान दी। कजिन, तुम अंकल की गाड़ी को इस तरह इतने दिखावटी अंदाज में बाहर लेकर घूम रहे हो, क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि वह तुम्हारी पिटाई कर देंगे? मैं किसी आम शहर में तो इसे बाहर निकालने की हिम्मत बिल्कुल नहीं करता, लेकिन जब मैं तुम्हें लेने आ रहा हूं तो बात कुछ और है। तुम हमारे लीन परिवार की आंखों के तारे हो। तुम्हें बीजिंग वापस आए हुए आधे साल से भी ज्यादा हो गया है। चलो मैं तुम्हें एक चक्कर लगवाता हूं, लीन हाउ ने कहा और फिर ड्राइवर की सीट पर जाकर बैठ गया। एक जोरदार आवाज के साथ वह साधारण सी दिखने वाली मेबैक गाड़ी पलक झपकते ही आंखों से ओझल हो गई और उसमें बैठे यात्री वहीं खड़े रह गए, एक दूसरे को अविश्वास भरी नजरों से घूरते हुए। रास्ते में लिन हाउ ने तुमसे बड़े ही कैजुअल अंदाज में बातचीत शुरू कर दी। मैंने सुना है कि तुमने सिटी ऑफ फोग में 2 महीने तक गर्मियों की एक नौकरी की थी। क्या बात है? क्या तुम्हें खर्च करने के लिए हर महीने मिलने वाला करोड़ों का भत्ता काफी नहीं है? बात वो नहीं है। असल में मैं बस खुद को थोड़ा और मजबूत बनाना चाहता था। तुमने अजीब से अंदाज में अपनी नाक खुजाई। लड़कियों के पीछे भागने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन इस बारे में ज्यादा परेशान मत हुआ करो, वरना आखिर में तुम्हें चोट ही लगेगी या कोई तुम्हारा फायदा उठा लेगा। इसके अलावा ऐसी चीजों के लिए सामाजिक रुतबे का मेल खाना भी बहुत जरूरी होता है। जब तुम पैदा हुए थे तो अकेले राजधानी में ही कम से कम 30 बड़े बड़े खानदान तुम्हारी सगाई का प्रस्ताव लेकर लाइन में खड़े थे। अगर मैं चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुआ था तो तुम तो सिर पर ताज पहनकर पैदा हुए थे। लिनहाउ पूरे सफर के दौरान बिना रुके बड़बड़ाता रहा और तुम किनारे खड़े उसकी बातें सुनते रहे। गुस्से से तुम्हारे होंठ फड़क रहे थे। तुमने मन ही मन चीख कर कहा, मैं तो निशब्द हूं। तुम्हें लगा था कि अपनी डेटिंग लाइफ के बारे में तुमने बहुत ही कम लोगों को बताया था। आखिरकार तुम्हारे चचेरे भाई को यह बात कैसे पता चल गई? क्या वह सच में तुम्हारी जासूसी करवा रहा था? हालांकि जिस पल तुम्हारी उस अजीबोगरीब एक्स गर्लफ्रेंड का जिक्र आया, तुम्हें अचानक वह पुलिस रिपोर्ट याद आ गई जो तुमने पिछली रात दर्ज करवाई थी। तुम्हें लगा कि अब तक तो यह खबर हर जगह फैल जानी चाहिए थी। क्या? जरा फिर से कहना। तुम्हारी जानलेवा घूरन को भांपकर लिनहाउ को एहसास हुआ कि तुमने उसकी बात का गलत मतलब निकाल लिया है। उसने हड़बड़ी में समझाना शुरू किया, कजिन, बात वैसी नहीं है जैसी तुम सोच रहे हो। तुम्हें याद है ना, मैंने 2 साल पहले परीक्षा पास करके कैबिनेट सेक्रेटेरिएट ज्वाइन किया था। खैर 2 साल तक बस जैसे तैसे काम चलाने के बाद मेरे पिताजी ने मुझसे कहा कि मेरी काबिलियत बहुत कम है और मैंने असल में कोई खास काम नहीं किया है। उन्होंने कहा कि अगर मुझे प्रमोशन चाहिए तो मुझे कुछ ठोस नतीजे दिखाने होंगे। इसलिए मैंने इंटरनेट रेगुलेशन में सुधार के लिए एक प्रस्ताव तैयार किया। मैंने उसे जमा किया, लेकिन वह तुरंत मेरे पास वापस आ गया। लेकिन अभी हालात यह हैं कि तुम्हारे बारे में गलत अफवाहें फैलाई जा रही हैं। तुम्हारी हैसियत को देखते हुए अगर तुमने बस इतना कह दिया कि तुम डिप्रेशन से गुजर रहे हो, तो राजधानी में बैठे हुए सारे बूढ़े लोग रातों रात मुझ पर कहर बनकर टूट पड़ेंगे। बाकी सब छोड़ो, तुम्हारे अपने पिताजी भी चुपचाप हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठे रहेंगे। तो कजिन, तुम जरूर नहीं चाहोगे कि तुम्हारा बेचारा कजिन महज 25 साल की उम्र में घुटनों के बल बैठकर भीख मांगने पर मजबूर हो जाए, है ना? यह सुनकर तुम कुछ देर के लिए अवाक रह गए। ठीक है कजिन, मैं पहले ऑनलाइन चीजें साफ करने की कोशिश करूंगा। अगर उससे बात नहीं बनी तो मुझे लगता है कि फिर कोई सीधा तरीका अपनाना भी गलत नहीं होगा।
ये शब्द सुनते ही लिनहाओ इतना ज्यादा उत्साहित हो गया कि वह ठीक से बोल भी नहीं पा रहा था। उसकी नजरें तुम्हारी तरफ ऐसी थीं मानो उनमें कोई भूखी हरी रोशनी चमक रही हो। मेरे कजिन ने मुझसे एक बार झुककर प्रणाम करने की इजाजत मांगी। अब से मैं तुम्हें बड़े भाई कहकर बुलाऊंगा और तुम मुझे कजिन कहना। इसी तरह हम अपनी वरिष्ठता तय करेंगे। ये शब्द सुनकर आपके होंठ फड़फड़ाए। सच में ऐसी नौटंकी की कोई जरूरत नहीं थी। ठीक है फिर, बात यह है कि मेरा एक दोस्त आज ही शाही राजधानी लौटा है और उसने मुझे खाने पर बुलाया है। चलो हम दोनों साथ चलते हैं। इसे मेरी तरफ से दावत समझना, मेरी तरफ से ट्रीट। जल्द ही मेबैक एक शांत सुनसान गली के बाहर आकर रुकी। जैसे ही आप दोनों गाड़ी से बाहर निकले, एक जवान औरत जिसने चिपाव पहना हुआ था सामने आ गई। लिनहाओ का नाम सुनते ही उसकी आंखें चमक उठीं। उसने तुरंत आप दोनों को अंदर बुलाया और एक प्राइवेट डाइनिंग रूम में ले गई। अंदर की शान शौकत तो बस अकल्पनीय थी। इससे पहले कि आप आसपास के माहौल को देखकर हैरान हो पाते, एक वेट्रेस ने आपको आपकी सीट पर बिठा दिया। युवा मालिक, कृपया थोड़ी चाय पीजिए। वेट्रेस ने चाय का एक कप पेश किया जिसमें से अभी भी भाप निकल रही थी। आप अभी कप लेने के लिए हाथ ही बढ़ा रहे थे कि अचानक उसने कप को थोड़ा पीछे खींच लिया और एक नरम शर्मीली आवाज में कहा, युवा मालिक, मुझे खुद अपने हाथों से आपको चाय पिलाने दीजिए। आप हैरानी से पलकें झपकाने लगे। क्या यह सच में ऐसी सर्विस थी? यह तो बिल्कुल ही हद से ज्यादा था। इतने अकड़े हुए मत रहो चचेरे भाई, लिनहाओ हंसते हुए बोला। यह तो बस इनकी खास सर्विस है। लिनहाओ अच्छी तरह जानता था कि उसके चचेरे भाई को बचपन से ही परिवार के वारिस के तौर पर पाला पोसा गया था, सख्त अनुशासन में बड़ा किया गया था और शायद उसे इस तरह की जगहों का ज्यादा अनुभव नहीं था। लिनहाओ ने एक समझदारी भरी मुस्कान दी और अपने बगल में खड़ी औरत की तरफ देखा। वह तुरंत उसका इशारा समझ गई। चाय के कप को बड़े ही एहतियात से थामे हुए वह चलकर सीधे लिनहाओ के सामने आकर खड़ी हो गई। इसके बाद जो हुआ उसे देखकर आप पूरी तरह से हक्के बक्के रह गए। वेट्रेस ने अपने होंठ खोले, चाय के कप के किनारे को धीरे से अपने मुंह में लिया और फिर धीरे धीरे आगे झुककर कप को लिनहाओ के होंठों तक ले गई। क्या जबरदस्त नजारा था। आप यह सब और ज्यादा नहीं देख सकते थे। आखिर में आपने बस वेट्रेस से कप पकड़वाए रखा और खुद ही एक घूंट पी लिया। खाने के दौरान आपने होटल के मैनेजर को भी जल्दी से फोन करके पूछा कि क्या वांग इरफान और उसके साथियों को पिछली रात पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। मैनेजर का जवाब सिर्फ 4 शब्दों का था, रंगे हाथों पकड़ा गया। यह पक्का जवाब मिलते ही आपने तुरंत वांग इरफान से जुड़ी ताज़ा खबरें खोजना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में एक न्यूज़ रिपोर्ट सामने आई जिसने उन अफवाहों को झूठा साबित कर दिया। कृपया द लेजेंडरी रीकैप को सपोर्ट करने के लिए लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करने में हिचकिचाए नहीं। यह सुनकर लिनहाओ एक पल के लिए जम सा गया। वह आदमी सच में उन्हें हमेशा के लिए जेल में डलवाने पर तुला हुआ था। हालांकि उसने जल्दी ही खुद को संभाल लिया। 1 मिनट रुको, क्या आज रात हमें डिनर पर बुलाने वाला आदमी एक टॉप क्लास वकील नहीं है? मेरे दिमाग से निकल ही गया था, जिस आदमी से हम आज डिनर पर मिलने जा रहे हैं वह एक वकील ही तो है। जब वह यहां आ जाएगा तो तुम सीधे उसी से बात कर लेना। ठीक है, धन्यवाद कजिन। आपने हल्की सी मुस्कान दी और आपके चेहरे पर राहत के भाव साफ झलक रहे थे। जब तक वह अधूरी बात सुलझ नहीं जाती तब तक बाकी सब कुछ ठीक ठाक ही चलेगा। जब वह समय आएगा तो लियू रोयान, वांग यीफान और उन्हें सपोर्ट करने वाली राजधानी की ताकतों को देर सवेर जवाब देना ही पड़ेगा, उनमें से हर एक को। ठीक उसी समय प्राइवेट कमरे का दरवाजा अचानक जोर से खुला। लिनहाओ की आंखें चमक उठीं। सिस्टर बाई, जिसका आप इंतजार कर रही थीं, वह आखिरकार आ ही गया। उसने खुशी से कहा, ओल्ड लिन, तुम बदमाश, तुम फिर से अकेले ही चुपके से सारे पकवान चखने चले गए थे। एक लंबे बालों वाली सुंदर लड़की जिसने ब्यूटीफुल व्हाइट ड्रेस पहना हुआ था, उसने नए आने वालों को देखकर प्यार से मुस्कुराया। आपको देखकर उसे कुछ जानी पहचानी सी अनुभूति हुई। ठीक अगले ही पल उसे बात समझ में आ गई। क्या यह बाई लुओक्स्यू नहीं थी, उसके स्कूल के दिनों की वही बर्फीली मजाक वाली लड़की? अब जब इस बारे में सोचा तो आप दोनों की मुलाकात सच में एक बार पहले भी हुई थी। यह तब हुआ था जब आप लियू रोयन लीजू और कुछ अन्य लोगों के साथ स्पोर्ट्स ग्राउंड पर ट्रूथ और डेयर का खेल खेल रहे थे। उन दोनों औरतों ने मिलकर आपके खिलाफ साजिश रची थी, जो कि मार्शल एथिक्स का पूरी तरह से उल्लंघन था। हालांकि आप उनकी इस चाल को भांपने में कामयाब रहे थे।
शायद पूरी तरह से हताश होकर लीजू ने अचानक ही यह बात कह दी, हम तो बस रोयन के लिए तुम्हारे प्यार की गहराई को परख रहे थे। थोड़ी देर की बातचीत के बाद दोनों लड़कियों ने एक सज़ा तय की, ट्रैक के चारों ओर पूरे 20 चक्कर लगाना। उनका कहना था कि इससे ल्यू रुयान के लिए तुम्हारे प्यार की परीक्षा होगी और तुम्हारी इच्छा शक्ति मजबूत होगी। उन्होंने तुमसे कहा कि तब तक दौड़ते रहो जब तक तुम्हारी आंखों के आगे अंधेरा न छा जाए। जब तुम आखिरकार लड़खड़ाते हुए फिनिश लाइन पार करके पहुंचे चक्कर आ रहे थे, गला सूखा हुआ था और पैर शीशे की तरह भारी लग रहे थे, तब तक वे दोनों लड़कियां बिना कोई निशान छोड़े काफ़ी पहले ही गायब हो चुकी थीं। कृपया लाइक बटन दबाना न भूलें। इसी बीच बाई लोक्सु की नज़र तुम पर पड़ी। उसे तुम याद थे, तुम उसकी पूरी जिंदगी के पहले ऐसे लड़के थे जिसने उसे कभी ठुकराया था। नतीजतन तुमने उस पर एक गहरी छाप छोड़ी थी। जिज्ञासा से प्रेरित होकर उसने बाद में तुम्हारे बारे में कुछ दबे छिपे सवाल भी पूछे थे। एक समर्पित आत्मा, कितने अफसोस की बात है कि उसने अपना दिल गलत इंसान को दे दिया। यह बाई लोक्सु का तुम्हारे बारे में निजी आकलन था। उसकी नज़र में कुछ खोया खोया सा और एक तक देखने का अंदाज देखकर तुम्हें एहसास हो गया कि उसने तुम्हें पक्का पहचान लिया है। बात को आगे बढ़ाने का फैसला करके तुम खड़े हुए और अभिवादन किया। अरे वाह, अरे वाह, ये तो खुद आइसबर्ग जोक हैं। काफ़ी समय बाद मुलाकात हुई। इस टिप्पणी ने तुरंत लिनहाओ और सिस्टर बाई दोनों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। शाओशू, क्या यह तुम्हारा कोई क्लासमेट है? सिस्टर बाई ने पूछा। लिनहाओ बीच में बोला, कजिन, तुम इसे जानते हो? ये लोक्सु है। बाई लोक्सु अपने ख्यालों से बाहर आया। हमारा जन्म लगभग एक ही समय पर हुआ था, उसने जवाब दिया, लेकिन हमारी मुलाकात सिर्फ एक बार हुई थी, बस एक पल भर की मुलाकात। कमरे का माहौल थोड़ा अजीब सा हो गया। तुमने अपने कजिन की ओर देखा, तभी अचानक सिस्टर बाई को देर से बात समझ में आई। लिनहाओ ने अभी उसे क्या कहकर बुलाया था? कजिन? क्या उनके सामने खड़ा यह संभ्रांत दिखने वाला नौजवान भी लिन परिवार का ही कोई सदस्य हो सकता है? आखिरकार लिन परिवार राजधानी के 4 महान परिवारों का निर्विवाद मुखिया था, अभिजात वर्ग के बीच एक सच्चा दिग्गज। आजकल यहां तक कि पुराने बाई परिवार के जीवित जीवाश्मों को भी जब वे लिन परिवार की उपशाखा की बुजुर्ग पीढ़ी से मिलते हैं तो उन्हें सम्मानपूर्वक नेता कहकर संबोधित करना पड़ता है। जहां तक लिन हाउ की बात है तो यह केवल इसीलिए था कि यूनिवर्सिटी के दिनों में वे एक ही डॉर्मेट्री में रहते थे, जिसके चलते धीरे धीरे वे दोनों एक दूसरे के घनिष्ठ बौद्धिक साथी बन गए। आम हालात में उनकी मौजूदगी में मैं शायद बस एक मामूली सा पिछलग्गू बनकर रह जाता। अपनी उमड़ती हुई उत्तेजना को काबू करने की कोशिश करते हुए सिस्टर बाई ने अपने होंठ भींचे। वह लिन हाउ की तरफ मुड़ी और हिचकिचाते हुए पूछा, यह जो नौजवान यहां है, यह काफी खास लग रहा है। क्या तुम इसका परिचय नहीं करवाओगे? यह सुनकर बाई लोक्सु ने जिज्ञासा से भरे चेहरे के साथ ऊपर देखा और उसकी खूबसूरत आंखें तुम्हारे सलीकेदार नैन नक्शों पर टिक गईं। अगर उसे ठीक से याद था तो इसका नाम था लिन बेई। ओह, मेरी याददाश्त तो देखो। मैं तो परिचय करवाना लगभग भूल ही गया था। लिनहाओ खुशी और झुंझलाहट के मिलेजुले भाव के साथ अपने सिर पर जोर से थप्पड़ मारते हुए बोला, कोई बात नहीं चचेरे भाई, मुझे खुद ही इसे संभालने दो। तुम धीरे से अपनी सीट से उठे। तुम्हारा चेहरा एक सौम्य विनम्र मुस्कान से दमक रहा था। मेरा नाम लिन बेई है। लिनहाओ मेरा चचेरा भाई है। जैसे ही ये शब्द तुम्हारे होठों से निकले, कमरे में मौजूद हर वेटर की आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं। लिन कबीले का एक और नौजवान मालिक। हालांकि बाई लोक्सु हैरान थी, लेकिन खुशकिस्मती से उसे शुरू से ही इस बात का कुछ अंदाजा था, इसलिए उसने कोई बहुत जोरदार प्रतिक्रिया नहीं दी। तो यह नौजवान भी लिन कबीले का मालिक है, यह तो बहुत बढ़िया है। अब लोक्सु स्कूल में बिल्कुल अकेली नहीं रहेगी। जहां तक मुख्य वंश का सदस्य होने की बात है, नामुमकिन। लिन कबीले की मुख्य शाखा का केवल एक ही असली वारिस है और वह खास व्यक्ति दुनिया के सामने कभी भी सार्वजनिक रूप से प्रकट नहीं हुआ है। आप बहुत दयालु हैं भाई भाई। आप और मेरे चचेरे भाई तो खुद भाइयों जैसे हैं, इसलिए मुझे युवा मालिक लिन कहकर बुलाना थोड़ा ज़्यादा औपचारिक और पराया सा लगेगा। इसके अलावा बाई शियाओ हुआ ने असल में स्कूल में मेरी मदद भी की है। अगर कोई मुसीबत आती है तो मैं निश्चित रूप से चुपचाप खड़ा नहीं रहूँगा। तुमने अपनी चाय की एक हल्की सी घूंट ली और फिर अपनी सीट पर वापस बैठ गए। तुम्हारी विनम्र बातों से आश्वस्त होकर सिस्टर बाई और भी ज्यादा चमकती हुई मुस्कान के साथ मुस्कुराई।
उसी समय उसकी नज़र अपनी प्यारी छोटी बहन की ओर घूम गई। श्याओशु, क्या तुम लिनबेई भाई को पहले से नहीं जानती? तुम कॉलेज के स्टूडेंट्स के पास तो बहुत खाली समय होता है। तुम्हें कभी साथ में घूमना फिरना चाहिए, साथ में शॉपिंग पर जाओ या शायद कोई फिल्म देखो। ये बातें सुनकर बाई लोक्शु के नाजुक चेहरे के हाव भाव तुरंत ही गहरी तकलीफ में बदल गए। भाई, उसकी तो पहले से ही एक गर्लफ्रेंड है। उसकी गर्लफ्रेंड है? कोई बात नहीं, तुम दोनों फिर भी दोस्त तो बन ही सकते हो, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम्हारे भाई और लिनहाओ हैं। यह सुनकर बाई लोक्शु का चेहरा गुस्से और झुंझलाहट से पूरी तरह काला पड़ गया। रुको, तुमने अचानक बीच में टोकते हुए कहा। क्या बात है? बाई जाई ने पूछा, जो पूरी तरह से हैरान लग रहा था। मुझे एक बात साफ करने दो। तुमने अपना गला साफ किया और तुम्हारे चेहरे के हाव भाव और भी ज्यादा गंभीर होते गए। मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। जिस लड़की के बारे में बाई शाओहुआ को पहले पता था, वह अब मेरी पूर्व गर्लफ्रेंड है, या यूं कहूं ज्यादा सटीक शब्दों में वह इस समय प्रतिवादी है। जैसे ही ये शब्द उसके होठों से निकले, वहां मौजूद हर किसी के चेहरे के हाव भाव सचमुच देखने लायक थे। एक पूर्व गर्लफ्रेंड का प्रतिवादी बन जाना यह तो सचमुच बहुत ही बेरहम बात थी। बाई जी का चेहरा एकदम सख्त हो गया। उसने मन ही मन सोचा, अभी अभी जो बातें मैंने कही थीं, उन्हें कहे हुए तो अभी 2 मिनट भी नहीं बीते हैं। क्या अब उन्हें वापस लेने में बहुत देर हो चुकी है? हालांकि जिस लड़की की बात हो रही थी उसका सरनेम लिन ही था, फिर भी वह अपनी छोटी बहन की जिंदगी भर की खुशियों के मामले में जरा भी लापरवाही नहीं बरत सकता था। क्या होगा अगर मेरे पिताजी को पता चल गया कि मैं अपनी बहन का रिश्ता ऐसे किसी इंसान के साथ करवाने की कोशिश कर रहा था? उसके बगल में खड़ी बाई लोक्शु गहरी सोच में डूबी हुई अपनी भौहें सिकोड़ रही थी। जहां तक उसे पता था, उनके सामने खड़ा यह नौजवान पूरे कॉलेज में एक ऐसे इंसान के तौर पर मशहूर था जो प्यार मोहब्बत के मामलों में बहुत ही ज्यादा भावुक और सीधा साधा था। उसके द्वारा खुद से ब्रेकअप करना और गर्लफ्रेंड पर मुकदमा करना तो दूर की बात है, उसे पूरी तरह से नामुमकिन लग रहा था। हवा में छाई खामोशी को कुछ अजीब सा होते देख लीन हाउ ने माहौल को हल्का करने के लिए खुद ही बात शुरू की। सच कहूं तो लुक्स्यू और मेरा यह चचेरे भाई, इन दोनों के बीच सचमुच किस्मत का कुछ तो मेल है। किस्मत? किस तरह से? बाई जी ने हैरानी में अपनी भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, जबकि उसके बगल में खड़ी बाई लोक्शु ने अपना सिर एक तरफ झुका लिया, यह सुनने के लिए बेताब कि लिनहाओ क्या कहने वाला है। तुम्हें भी कुछ कुछ हैरानी महसूस हो रही थी। जहां तक तुम्हें याद है, तुमने अपना पूरा बचपन एक रिहायशी कंपाउंड की 4 दीवारी के अंदर ही बिताया था, जहां खेलने के लिए कोई साथी नहीं था। एक ऐसी कमी जिसने शायद तुम्हारी भावनात्मक कमियों में भी योगदान दिया था। पक्का मेरा बचपन का कोई प्यार तो नहीं था, है ना? अच्छा, क्या तुम पक्का यह सुनना चाहते हो? लिन हाउ ने पूछा। उसके चेहरे पर एक गहरी मुस्कान थी और उसकी नजरें सीधे बाई जी पर टिकी थीं। अपने अच्छे दोस्त के चेहरे पर ऐसे भाव देखकर बाई जी का दिल जोर से धड़क उठा। उसे अचानक एक अजीब सी घबराहट महसूस हुई कि कुछ तो गड़बड़ है। इससे पहले कि वह कोई जवाब दे पाती, लिनहाउ ने हाथ हिलाकर सभी वेटर को कमरे से बाहर निकाल दिया। तुम्हें बेबसी महसूस हुई। उसके हाव भाव देखकर तुमने पहले ही अंदाजा लगा लिया था कि अब आगे क्या होने वाला है। ठीक है कजिन, अब एक भी शब्द मत कहना। कजिन, क्या तुम्हें नहीं लगता कि इसे किस्मत ही कहा जाएगा? क्या हैं? 2 आवाजें जो पूरी तरह से हैरानी से भरी थीं, एक साथ गूंज उठी। ये बाई जी और बाई लोक्सु थे, जिन्हें अभी अभी स्थिति की गंभीरता का एहसास हुआ था। बाई जी ने जल्दी से अपनी चाय का कप उठाया और एक बड़ा घूंट भरा। जब उसके दिल की धड़कन थोड़ी शांत हुई, तब उसने फिर से बोलना शुरू किया। उसकी आवाज कांप रही थी। तो तुम मुझे यह बताना चाहते हो कि यह छोटा भाई लिन बेई, जहां तक उसे पता था, इन सभी सालों में केवल एक ही ऐसा इंसान था जिसे पैदा होते ही अलग अलग बड़े परिवारों से शादी के अनगिनत प्रस्ताव मिले थे? बिल्कुल सही। मुझे एक शानदार परिचय देने की इजाजत दो। यह नौजवान जो तुम्हारे ठीक सामने खड़ा है, मेरा कजिन राजधानी के रईस लिन परिवार और आर्थिक रूप से बेहद मजबूत यंग ग्रुप के उस मशहूर मिलन का ही नतीजे है। वह बेहिसाब राजनीतिक ताकत और खरबों की संपत्ति का पहला वारिस है, राजधानी का असली सच्चा युवराज। लिन बेई हंस पड़ा। है, ये सब तो बस खोखले नाम हैं। भाई भाई बहन भाई, प्लीज इन्हें ज्यादा गंभीरता से मत लेना।
उसने यह बात इतनी बेपरवाही से कही। सच में बाईजी और बाई लोक्स्यू का सिर चकरा रहा था। पल भर में ही उनके दिमाग पूरी तरह से सुन्न पड़ गए। यह सब उन्हें किसी सपने जैसा लग रहा था। भला इस पर कौन यकीन कर सकता था? लिन वंश का वह महान वंशज ठीक उनकी आंखों के सामने खड़ा था। उनको सच्चाई बताने के बाद आप घर लौट गए। अगले दिन आप एक जबरदस्त ऑनलाइन बदनामी की मुहिम के बीच फंस गए, जिसकी अगुवाई आपकी एक्स गर्लफ्रेंड कर रही थी। गालियों की जबरदस्त बौछार का सामना करते हुए आपने आखिरकार यह दिखावा खत्म करने का फैसला किया। आपने न सिर्फ उस चालाक औरत लियू रुयान को बेनकाब करने का तय किया, बल्कि उन सभी पूंजीवादी ताकतों के पूरे नेटवर्क को भी खत्म करने का इरादा कर लिया जो उसका साथ दे रही थीं। अपने परिवार के विला में अभी लौटे ही थे कि आपने तुरंत सभी प्लेटफॉर्म पर एक लाइव स्ट्रीम शुरू कर दी। जैसे ही स्ट्रीम लाइव हुई, अनगिनत नेटिजन्स उसमें उमड़ पड़े जो ताज़ा तरीन खबर जानने के लिए बेताब थे। आपने अब भी अपना चेहरा न दिखाने का ही फैसला किया। इसके बजाय आपने कैमरा कमरे के अंदर की साज सज्जा की तरफ घुमा दिया। अपनी स्क्रीन पर शानदार ढंग से सजे हुए अंदरूनी हिस्से को देखकर ऑनलाइन मौजूद विशाल दर्शक वर्ग तुरंत हैरानी से भर गया। अरे बाप रे, जरा उस शानदार सजावट को तो देखो। क्या वह मेज लकड़ी की बनी है? उसमें सोने जैसी नसें क्यों बनी हुई हैं? अरे बेवकूफ, वह नानमू लकड़ी है जिसमें सोने जैसी धारियां हैं। और वह विशाल झूमर, क्या वह वही क्रिस्टल का झूमर नहीं है जिसकी कुछ साल पहले शाही राजधानी में नीलामी हुई थी? यह आदमी ऐसे घर में रहता है, फिर भी इसने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए सिर्फ 8,000 युआन की शादी की ड्रेस खरीदी। पक्का कमीना है। क्या तुमने यह नहीं कहा था कि तुम अपनी बेगुनाही साबित करना चाहते हो? वांग इरफान, जो तुम्हारा पड़ोसी है, उसने भी स्ट्रीमिंग शुरू कर दी है। उसके साथ गवाह और वह लड़की भी है। अगर तुम में हिम्मत है तो उससे जुड़ो। कमेंट्स की बौछार को तेजी से ऊपर जाते हुए देखकर आपके अंदर एक अजीब सी झुंझलाहट उठने लगी। मैं इस घर में बिना कोई मेहनत किए ही रहने आ गया था, फिर भी उस शादी की ड्रेस को खरीदने के लिए मैंने 2 महीने तक जी तोड़ मेहनत की थी। तुम भला इन दोनों की तुलना कैसे कर सकते हो? क्या तुम लोगों को अमीरों से ईमानदारी दिखाने की उम्मीद करना और गरीबों से पैसा मांगना पसंद नहीं है? क्या मेरी ईमानदारी सच में तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं है? आपने एक गहरी सांस ली और अभी बोलने ही वाले थे कि अचानक आपकी स्क्रीन पर एक पॉपअप नोटिफिकेशन आया। वांग इरफान आपसे जुड़ने का अनुरोध कर रहा है। तो आखिरकार उसने अपना चेहरा दिखाने का फैसला कर ही लिया है ना? माथे पर बल डालते हुए आपने एक्सेप्ट पर क्लिक किया। ठीक अगले ही पल आपके फोन की स्क्रीन पर बीच से मांग निकाले बालों वाला एक आदमी दिखाई दिया। ठीक है, कनेक्शन जुड़ गया है। अब चलिए इसमें शामिल लोगों को मंच पर लाते हैं। आप सब निश्चिंत रहें, मैंने फ्रांस के संबंधित अधिकारियों से पहले ही संपर्क कर लिया है। हम इन दोनों युवतियों को जरूर न्याय दिलाएंगे। स्क्रीन पर वांग इरफान ने धीरे से मुस्कुराया। उसके शब्दों से जबरदस्त आत्मविश्वास झलक रहा था। उसके नीचे चल रहे कमेंट्स में जबरदस्त एकरूपता थी। वांग इरफान की तारीफों की एक अटूट धारा और आपकी तरफ निर्देशित अपमानजनक बातें। ये एक की तारीफ करके दूसरे को नीचा दिखाने की रणनीति का एक सटीक उदाहरण था, जिसे पूरी कुशलता से अंजाम दिया गया था। इस मोड़ पर आकर पूरी स्थिति को अपनी आंखों के सामने घटते देखकर आखिरकार आपका सब्र जवाब दे गया और आपने एक बेरहम, तीखा और करारा जवाब दिया। तभी लियू रोयन और ली जू की आवाजें एक साथ गूंजी। लिनबेई, तुम्हें मुझसे ब्रेकअप करने का क्या हक है? तुम रोयन की खोई हुई जवानी की भरपाई कैसे करोगी? तुमने ली जू की बकवास को अनसुना करने का फैसला किया और इसके बजाय लियो रोयन से एक दिल को छू लेने वाला सवाल पूछा। तुमने फैनगलिंग करने के लिए शादी का जोड़ा पहना था। मैं यह मंजूर नहीं कर सकती थी, फिर भी तुमने मेरी राय सुनने से इनकार कर दिया। इसलिए मैंने ब्रेकअप करने का फैसला किया। क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है? ओह, और मुझे इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश मत करो। यह मेरा हक है, ठीक वैसे ही जैसे यह बात छिपाना कि तुमने शादी का जोड़ा पहना था तुम्हारा हक था। यह जवाब एकदम सटीक था। लियू रुयान हैरान रह गई। कुछ देर के लिए उसके पास शब्द नहीं रहे, लेकिन ली जू ने बेशर्मी से बीच में आकर कहा, रुयान ने अपनी जवानी के लिए ऐसा किया, क्या तुम थोड़ी समझदारी नहीं दिखा सकती? दूसरी, लड़कियों के बॉयफ्रेंड समझ सकते हैं, लेकिन तुम क्यों नहीं? यह सुनकर आप तुरंत हैरान रह गए। अच्छा, कुछ लोग 20 साल की उम्र में असल में मर जाते हैं, आप अभी तक क्यों नहीं मरे? चैट कमेंट्स को नजरअंदाज करते हुए आपने लियू रोयन से सवाल करना जारी रखा। आपने मुझ पर धोखा देने का आरोप लगाया।
क्या मैं पूछ सकता हूं कि आपके पास क्या सबूत हैं? बिना किसी सबूत के अफवाहें फैलाना कानूनी जिम्मेदारी है। मैं सबूत हूं। उस दिन मेरे फैन क्लब की मीटिंग में आए फैंस ही सबूत हैं। हमने आपको साफ देखा दो जुड़वा बहनों के साथ। जब आप दोनों लिफ्ट में एक साथ अंदर गए तो आप बहुत करीब से और अपने आसपास की चीजों से बेखबर होकर काम कर रहे थे। इससे पहले कि लियू रुयान कुछ बोल पाती, वांग इरफान आगे बढ़ी। उनका लहजा तीखा और तीखा था। है, यही तुम्हारा सबूत है? खैर, मैंने तुम्हें होटल में फीमेल फैंस के एक ग्रुप के साथ देखा, बहुत करीब से, और अपने आसपास की चीजों से बेखबर खाने के बाद तुम सब एक साथ होटल के स्वीट में गए। तो क्या इससे मुझे तुम पर इलीगल ग्रुप एक्टिविटीज में शामिल होने का शक करने का हक है? यह कहने के बाद तुम एक आखिरी ताना मारना नहीं भूले। ओह ठीक है, मेरे पास भी सबूत हैं। उस दिन का होटल का सर्विलांस फुटेज और ड्यूटी पर मौजूद स्टाफ मेंबर्स मेरे सबूत हैं। हालांकि वे जल्दी से संभल गए, उन्हें यकीन हो गया कि तुम सिर्फ झांसा दे रहे थे। यह सोचकर वांग इरफान का कॉन्फिडेंस बढ़ गया। खाली बातों का कोई मतलब नहीं। अगर तुम में हिम्मत है तो हमें यह सर्विलांस फुटेज दिखाओ जिसके बारे में तुम बात करते रहते हो। बिल्कुल, लिन बेई, इतनी एहसान फरामोश मत बनो। यह काफी बुरा है कि तुम खुद एक पूरी तरह से बदमाश हो। तुम्हें बेचारे फैन पर कीचड़ उछालने की क्या जरूरत है? इसके तुरंत बाद आपने लाइव स्ट्रीम चैट में अपने विला का सही पता सबके सामने बता दिया और सबको आकर आपका सामना करने की हिम्मत दिखाई। यह तो बहुत बड़ी हिम्मत थी। चैट में मौजूद ट्रोल्स, जिन्हें ऐसे उकसावे की आदत नहीं थी, एक साथ चिल्लाने लगे कि वे अब भी निकल रहे हैं। यह सच में बहुत बुरा था। इस स्टेज पर भी वे अपनी बातें चला रहे थे। कमीने, भागो मत, मैं यहीं कैपिटल में रहता हूं। मैं कैब बुलाकर अभी आ रहा हूं। लेडीज, मेरे साथ चलो। उस आखिरी ताने के साथ मैं तुम लोगों से और कुछ नहीं कहूंगा। तुम सबका स्वागत है मिलने के लिए। आपने अपना सब्र पूरी तरह खोकर बिजली की तेजी से स्ट्रीम खत्म कर दी। वांग इरफान की तरफ से वह भी वीडियो कॉल से डिस्कनेक्ट हो गया। हालांकि देखने वालों को आपकी पिछली बात कि आप अब भी सर्विलांस फुटेज नहीं दिखा सकते बिल्कुल साफ याद थी। देखा रुयान, वह आदमी बस झांसा दे रहा है। वांग इरफान ने हंसते हुए लियू रुयान को अपने पास खींचा। उसके चेहरे पर एक विजेता जैसा घमंड था। ली ज्यू को जलन हो रही थी, इसलिए वह सिर्फ स्ट्रेटेजिक सलाह देकर उसका ध्यान खींचने की कोशिश कर रही थी। अभी फैन के आसपास जो जबरदस्त विवाद चल रहा है, उसे देखते हुए क्यों ना हम उस कमीने के खिलाफ खुलेआम जंग का ऐलान कर दें। इससे हमारी पब्लिसिटी यकीनन एक बिल्कुल नए लेवल पर पहुंच जाएगी, है ना? यह सुनकर वांग इरफान की आंखें तुरंत चमक उठीं। हम ठीक यही करेंगे। मैं अपने स्टूडियो से अभी वेइबो पर एक ऐलान पोस्ट करवाता हूं। इस बीच शहर के दूसरी तरफ अपना लाइव स्ट्रीम खत्म करने के ठीक बाद तुमने अपना फोन निकाला और जल्दी जल्दी 3 नंबर डायल किए। पहला फोन अपने पिता को किया। डैड कोई अफवाह फैला रहा है कि मैं एक कमीना हूं और मुझे साइबर बुलिंग का शिकार बना रहा है। क्या? लेकिन क्या तुम पहले से ही एक कमीने नहीं हो? क्या तुम मजाक कर रहे हो? मैं अभी गुस्से से आग बबूला हूं। अगर तुम ऐसी बातें करोगे तो मैं डिप्रेशन में चला जाऊंगा। अब वे उपनगर में मेरे विला पर धावा बोलकर सफाई करने की धमकी दे रहे हैं। क्या तुम इसके बारे में कुछ करोगे या नहीं? उनके जवाब का इंतजार किए बिना तुमने फोन काट दिया और तुरंत दूसरा नंबर डायल किया। अपने दादाजी का दादाजी, मुझे साइबर बुलिंग का शिकार बनाया जा रहा है। अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं है तो अभी ऑनलाइन मेरा नाम सर्च करके देख लीजिए। देखा, मैंने कहा था ना। शुक्रिया दादाजी। आखिरी फोन लिन हाओ को किया कजिन। याद है हमने आज पहले क्या बात की थी? खैर, प्लान बदल गया है। आज रात तुम्हें कुछ भारी भरकम काम करना होगा। थोड़ी देर में मैं बूढ़े आदमी को एक मैसेज भेजूंगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि कल तक वे बूढ़े लोग उन पर सख्ती से पेश आए। समझ गया। सबूत सर्विलांस फुटेज में है। मैं तैजी जियांग होटल के मैनेजर से कह दूंगा कि वह बाद में तुम्हें वह फुटेज भेज दे। फोन काटने के बाद तुमने एक लंबी गहरी आह भरी, जैसे कोई बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। एक पल बाद तुम्हारी आंखों में एक ठंडी खौफनाक चमक कौंधी। हे वांग इरफान, लियू रोयान, ली शू और तुम सभी कीबोर्ड वॉरियर्स आ जाओ मैदान में। ठीक उसी पल राजधानी शहर के बाहरी इलाके के काफी ऊपर कई हथियारबंद हेलीकॉप्टर आसमान में तेज रफ्तार से गुजर रहे थे। नीचे जमीन पर पूरी तरह से हथियारबंद पुलिस अधिकारियों ने आसपास के पूरे इलाके को घेर रखा था। हर गुजरते वाहन और पैदल चलने वाले को रोका जा रहा था।
और पुलिस उनकी तलाशी ले रही थी। रोके जाने वालों में वे औरतें भी थीं जो फैन फैन से खुद मिलने आई थीं। ट्रैफिक जाम में फंसी एक काली कैडिलैक कार के अंदर जियांग यूए अपने बॉयफ्रेंड लिू वेई से एक ऐसे आदमी के बारे में भड़ास निकाल रही थी जिसका मज़े की बात यह है कि उससे असल में कोई लेना देना ही नहीं था। हनी, मुझे बताओ, इस दुनिया में ऐसे घटिया लोग कैसे हो सकते हैं? और ज़रा सोचो, धोखा देने की शुरुआत उसी ने की थी। और ज़रा सोचो, उन्होंने उस जवान औरत की इस बात पर बुराई की कि वह कॉन्सर्ट में शादी का जोड़ा पहन कर आई थी। क्या शादी का जोड़ा सच में इतना ज़्यादा ज़रूरी होता है? मुझे ऐसे घटिया लोग बिल्कुल पसंद नहीं हैं। अरे लियू वेई, क्या तुमने मेरी बात नहीं सुनी? जियांग यू को लगा कि वह उसे नज़रअंदाज कर रहा है और वह बस गुस्से से आग बबूला होने ही वाली थी कि ठीक उसी पल कई पूरी तरह से हथियारबंद पुलिस अधिकारी कार की खिड़कियों के पास आ गए। उन्होंने कार में बैठे लोगों को एक आम तलाशी के लिए बाहर निकलने का हुक्म दिया। हालांकि अंदर बैठे उन दोनों ने चुपचाप रहने की कोशिश की, लेकिन अधिकारियों की बंदूकों के सामने उनके पास आज्ञाकारी बनकर बाहर निकलने और तलाशी देने के अलावा कोई चारा नहीं था। अधिकारियों, हम दोनों, खैर आप खुद ही देख लीजिए। लियू वेई ड्राइवर की सीट से बाहर निकला। उसके चेहरे पर एक चौड़ी मुस्कान थी और उसने मशरूम से भरा एक थैला आगे बढ़ाया। लेकिन सार्जेंट ने उनकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। अपने चेहरे पर एक सख्त भाव बनाए रखते हुए उसने तय प्रक्रिया के अनुसार उनकी आईडीज की जांच करना शुरू कर दिया। इस बीच दूसरे अधिकारियों ने कार की डिक्की और अंदर के हिस्से की तलाशी लेना शुरू कर दिया। सार्जेंट ने उनके पहचान पत्र लिए और उनमें लिखी जानकारी को दूसरी जानकारियों से मिलाकर बहुत ध्यान से उनकी जांच की। जांग यूए और लियू वेई ने एक दूसरे की ओर सहज रूप से देखा। वे निश्चित रूप से यह बात सीधे सीधे नहीं कह सकते थे कि वे किसी की शादी में बिन बुलाए मेहमान बनकर जा रहे थे। कुछ देर की चुप्पी के बाद आखिरकार लियू वेई ने ही इसकी वजह बताई। परिवार में किसी बुजुर्ग का देहांत हो गया है। हम एक अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए अपने गृहनगर की ओर तेजी से लौट रहे हैं। अधिकारी ने सिर हिलाया और उन्हें आगे जाने का इशारा करने की तैयारी करने लगा। अचानक गाड़ी के पिछले हिस्से से एक पुलिस अधिकारी की आवाज गूंजी। चीफ ट्रंक में एक बेसबॉल बैट और एक एक्सटेंडेबल बैटन, बढ़ने वाली लाठी है। एक साथ हुई क्लिक क्लैक की आवाज के साथ बंदूकों के कॉक होने की आवाजें एक सुर में गूंज उठीं। चीफ की नजरें गंभीर हो गईं। तुम्हारे गृहनगर में अंतिम संस्कार के रीति रिवाज यकीनन अनोखे हैं। नहीं नहीं, हम तो बस उन्हें आत्मरक्षा के लिए दाढ़ी में रखते हैं, लियू वेई ने समझाया और जबरदस्ती एक मुस्कान चेहरे पर लाने की कोशिश की, जो मुस्कान कम और एक अजीब सी सिकुड़न ज्यादा लग रही थी। और यह व्यक्ति, क्या आप इसे जानते हैं? अधिकारियों, क्या आप अभी इसकी तलाश कर रहे हैं? मुझे पता था कि ऐसा नीच इंसान देर सवेर कानून के शिकंजे में जरूर आएगा। चीफ ने अपना सिर एक तरफ झुकाया और अपने सामने खड़ी महिला को लगातार बड़बड़ाते हुए देखता रहा। उसके चेहरे के हाव भाव और भी ज्यादा अजीब होते गए। चीफ की नजर को भांपकर लियू वेई का दिल जोर से धड़क उठा। उसने जल्दी से हाथ बढ़ाया और जियांग यू को कोहनी मारी और उसे चुप रहने का इशारा किया। लियू वेई, तुमने मुझे कोहनी क्यों मारी? अपनी बांह पर वह स्पर्श महसूस करके जियांग यू स्थिति को समझ नहीं पाई और इसके बजाय उसने अपना सिर घुमाकर स्पष्टीकरण मांग लिया। ठीक है, बोलते रहो, मैं सुन रहा हूं, चीफ ने कहा और अपनी बाहें बांधते हुए स्पष्ट दिलचस्पी दिखाई। उसकी आवाज सुनकर आसपास खड़े अधिकारी एक साथ हरकत में आए और उस जोड़े को घेरने के लिए अपनी कतारें कस लीं। माहौल धीरे धीरे डरावना होता गया। उसी पल जियांग यू को आखिरकार एहसास हुआ कि कुछ बहुत ही गलत हो रहा है। चीफ, यह सब क्या चल रहा है? कुछ भी नहीं, हम तो बस तुम्हें स्टेशन पर चाय पीने के लिए आमंत्रित करना चाहते हैं। चीफ मुस्कुराया और अपना हाथ हिलाया। इन्हें अंदर ले जाओ। उसके होंठों से ये शब्द निकलते ही उन दोनों की कलाइयों में हथकड़ियां पहना दी गईं। रुको चीफ, यकीनन तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। कोई गलतफहमी नहीं, सबूत अकाट्य है। इन्हें ले जाओ। तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैंने कोई कानून नहीं तोड़ा है, तुम मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकते। तुम जो कर रहे हो वह गैर कानूनी है और मैं तुम पर मुकदमा करूंगा। अग्रिम बधाई। बस आराम से बैठकर इंतजार कर रहा हूं कि इस नीच को उसके एके की सजा मिले। ठीक उसी समय जब जनता की राय पूरी तरह से एक तरफ झुक रही थी, राजधानी में रातों रात एक आपातकालीन बैठक बुलाई गई। विशाल कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर एक दर्जन से ज्यादा कैबिनेट सदस्य दबी जबान में चर्चा कर रहे थे। सालों तक कैबिनेट में एक साथ काम करने की वजह से
ये सदस्य एक दूसरे के पुराने परिचित थे। जाहिर है मिलते ही उन्होंने एक दूसरे का हालचाल पूछा। हालांकि उनकी मुख्य चिंता इस आपातकालीन बैठक का खास एजेंडा ही बनी रही। आखिरकार कॉन्फ्रेंस रूम के दरवाजे खुले और एक साथ दो लोग अंदर आते दिखाई दिए। ठीक अगले ही पल ये सांसद, ऐसे लोग जिनका आमतौर पर बहुत ज्यादा दबदबा और पहुंच होती है, एक साथ सीधे तनकर खड़े हो गए और सबसे आगे चल रहे व्यक्ति की ओर तनाव भरी नजरों से देखने लगे। ये व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि रोंग राज्य का मौजूदा दूसरे नंबर का सबसे ताकतवर इंसान था, लिन हाई, जो कैबिनेट का मौजूदा उप प्रधानमंत्री था। उसका बाहरी बर्ताव शांत था, फिर भी उसमें सत्ता का एक साफ और जबरदस्त प्रभाव झलक रहा था। एक ऐसे इंसान की प्रभावशाली मौजूदगी जो सत्ता के शिखर पर बैठा हो। इसमें कोई तकलीफ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। हम कितनी भी मेहनत क्यों ना कर लें, आपकी मेहनत के आगे हमारी मेहनत कुछ भी नहीं है। आप श्रीमान हमारे सच्चे आदर्श हैं और वही पैमाना है जिससे हम खुद को मापते हैं। भीड़ से मिली ऐसी जबरदस्त तारीफ सुनकर लिन हाई ने कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दी। इसके बजाय वह बस नपे तुले कदमों से चलकर खास मेहमानों वाली सीट तक गया और अपनी जगह पर बैठ गया। थोड़ी बहुत शिष्टाचार की बातें होने के बाद मीटिंग आधिकारिक तौर पर शुरू हुई। लिनहाउ ने अपने हाथों में पकड़े दस्तावेजों को काउंसिल के हर सदस्य को बांटकर शुरुआत की। ये वही प्रस्ताव थे जो उसने पहले इंटरनेट के नियमन के संबंध में पेश किए थे। दस्तावेज मिलते ही काउंसिल के सदस्यों के चेहरे उस पल ही उतर गए जब उन्होंने शीर्षक पर नजर डाली। हालांकि लिन हाई की मौजूदगी का लिहाज करते हुए उनमें अपनी नाराजगी खुले तौर पर जाहिर करने की हिम्मत नहीं हुई। क्या यह ठीक वही प्रस्ताव नहीं था जिसे उन्होंने पहले अनगिनत बार खारिज कर दिया था? यह लड़का इतना जिद्दी और अड़ियल क्यों है? आखिर इंटरनेट कोई असली दुनिया तो है नहीं। अगर हम सचमुच कोई सुधार अभियान चलाते हैं तो इसके लिए जरूरी मैन पावर, वित्तीय संसाधन और भौतिक संपत्ति कितनी ज्यादा होगी। ठीक इसी पल लिन हाई ने अपनी बात रखी। इस मीटिंग के एजेंडे में सिर्फ दो ही मुद्दे हैं। पहला मुद्दा साइबर बुलिंग और अफवाहें फैलाने जैसी समस्याओं से जुड़ा है। दूसरा मुद्दा मनोरंजन जगत की अराजक स्थिति से जुड़ा है। लिन हाई के शब्द एक स्थिर करने वाली शक्ति की तरह काम कर रहे थे, एक मजबूत लंगर की तरह जो तूफानी समुद्र को शांत कर देता है। भले ही वहां मौजूद काउंसिल के सदस्यों के मन में कितनी भी बड़ी आपत्तियां क्यों ना हो, वे उन्हें बस अपने अंदर ही दबाकर रख सकते थे। लिन हाई के समर्थन से हिम्मत पाकर लिन हाउ को आखिरकार काउंसिल के सदस्यों की इस सभा के सामने अपनी बात पर डटे रहने का साहस मिल ही गया। काउंसिल के सदस्य यही तर्क पहले भी अनगिनत बार सुन चुके थे। अब उनके मन में बस एक ही विचार था, इस औपचारिकता को जितनी जल्दी हो सके निपटाकर घर जाकर सो जाना। चूंकि बिग बॉस पहले ही अपनी बात कह चुके हैं, इसलिए हमारी राय अब पूरी तरह से बेमानी हो चुकी है। हालांकि लिन हाउ की अगली टिप्पणियों ने उन्हें पूरी तरह से चौंका दिया। आप मुझसे पूछते हैं कि क्या मैं समझता हूं कि उसके पिता और दादा कैसा महसूस करते हैं। काउंसिल के सदस्यों ने सहज ही घबराकर अपनी लार निगली और मेज के मुख्य स्थान पर बैठे उस गंभीर चेहरे वाले अधेड़ उम्र के व्यक्ति की ओर चोरी छिपे तिरछी नजर से देखा। वह एहसास, ओह, वे उसे बहुत अच्छी तरह जानते थे। वह बेहद तकलीफदेह था। अचानक जैसे कोई बात अचानक समझ में आ गई हो। काउंसिल के सदस्यों में से एक ने जोर से मेज पर हाथ पटका और अपनी जगह से उछलकर खड़ा हो गया। उसका चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ था और उसकी आंखों से मानो आग बरस रही थी। यह तो बिल्कुल ही शर्मनाक है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आज के ज़माने में साइबर बुलिंग इतनी ज़्यादा फैल जाएगी। इन पीड़ितों और उनके परिवारों की खातिर हम बस हाथ पर हाथ धरे बैठे नहीं रह सकते। मेरा प्रस्ताव है कि आज रात ही हम साइबर बुलिंग पर नकेल कसने के लिए एक विस्तृत योजना तैयार करें। उनके मुंह से ये शब्द निकलते ही काउंसिल के बाकी सदस्यों ने एकमत होकर उनका समर्थन किया। बिल्कुल, इंटरनेट कोई ऐसा इलाका नहीं है जहां कोई कानून न चलता हो। अब समय आ गया है कि हम इसे काबू में लाएं। जहां तक मनोरंजन जगत में फैली अराजकता की बात है, मुझे नहीं लगता कि कॉमरेड लिन हाउ को अब और समय बर्बाद करके इसके खास उदाहरण गिनाने की जरूरत है। समय बहुत कीमती है। आइए हम सीधे आज रात ही उस योजना को बनाने का काम शुरू करें। क्या आप लोगों के पास दिमाग भी है? हालांकि उसी दोपहर ड्रैगन नेशन के सरकारी मीडिया ने एक खबर जारी की जिसमें घोषणा की गई कि तत्काल प्रभाव से कैबिनेट घरेलू इंटरनेट और मनोरंजन उद्योगों पर अचानक जांच करने के लिए एक इंस्पेक्शन टास्क फोर्स का गठन करेगी। जैसे ही यह खबर फैली, तुरंत ही हंगामा मच गया। यह बस बहुत ज्यादा ही इत्तेफाक था। एक पल आपकी असली पहचान सामने आती है।
और ठीक अगले ही पल यह खबर आती है कि कैबिनेट इंटरनेट और मनोरंजन क्षेत्रों पर एक क्रैकडाउन शुरू करने वाली है। इसे लाजिमी तौर पर हर किसी को आपकी कथित पहचान की सच्चाई पर शक होने लगा। इस बीच शहर के दूसरी तरफ मोडू एंटरटेनमेंट के मुख्यालय में जनरल मैनेजर लू ग्वन अपनी एग्जीक्यूटिव कुर्सी पर गंभीर चेहरे के साथ बैठे थे और अपने सामने खड़े वंग एरफन से पूछताछ कर रहे थे। क्या तुम सच में यह दावा करने वाले हो कि ये दोनों घटनाएं महज एक इत्तेफाक हैं? मिस्टर लू, मैंने बार बार पूछताछ की है। यह लिन बेई, एक बिल्कुल ही कंगाल कॉलेज छात्र के अलावा और कुछ नहीं है। उसके पास अपनी गर्लफ्रेंड के लिए तोहफा खरीदने के पैसे भी नहीं थे। उसे गर्मियों की नौकरी करके पैसे बचाने पड़े थे। इस बात की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है कि वह राजधानी के बड़े लोगों में से एक हो। वांग इरफान ने घबराहट में घूंट भरा। यह सारी जानकारी सीधे लियो रुयान और ली शू से मिली थी। जहां तक धोखा खाने की संभावना की बात है, वह तो बहुत ही कम लगती थी। आखिरकार कौन समझदार इंसान राजधानी के किसी असली बड़े आदमी को छोड़कर अपने जैसे किसी तथाकथित ट्रैफिक स्टार के पीछे भागेगा? वांग इरफान की बातें सुनकर लू ग्वान गहरी सोच में डूब गए। ऊपर से सुधार अभियान शुरू करने का अचानक आया आदेश यकीनन बिना किसी वजह के तो नहीं आया होगा। या तो उसने किसी ताकतवर हस्ती को नाराज कर दिया था, या फिर उसने किसी और के इलाके में दखल दिया था। नतीजतन उसने इस मामले की जांच के लिए अपने सेक्रेटरी को पहले ही भेज दिया था। जैसे ही ये शब्द कहे गए, सेक्रेटरी के चेहरे के हाव भाव तुरंत गंभीर हो गए। मुझे कुछ पता चला है चेयरमैन। हालांकि मैं सिर्फ एक ही पक्ष की पहचान कर पाया हूं। कौन सा? कहीं ऐसा तो नहीं कि वह... सेक्रेटरी ने सिर हिलाया, फिर हाथ उठाकर छत की तरफ इशारा किया। यह एक खामोश इशारा था जो उसके बॉस के सबसे बुरे डर की पुष्टि कर रहा था। लू ग्वान को ऐसा लगा जैसे उसके दिमाग के अंदर कोई बिजली कड़क गई हो। उसी पल उसके शरीर की सारी ताकत खत्म हो गई और वह बेजान होकर अपनी आराम कुर्सी पर वापस लुढ़क गया। वह शाही राजधानी का इकलौता और अनोखा लिंग कबीला है। सालों तक व्यापार जगत के ऊंचे तबकों में रहने के बाद भला वह उस खौफनाक पुराने रईस घराने से अनजान कैसे हो सकता था? इस मोड़ पर क्या मैं सिवाय इसके और कुछ नहीं कर सकता कि बस यही दुआ करूं कि तुम्हारी असली पहचान के बारे में ऑनलाइन फैल रही वो अफवाहें झूठी हों? यह सोचते हुए लोगुआन ने अपनी बची खुची ताकत बटोरी और वांग इरफान पर गुस्से से चिल्लाया, दफा हो जाओ मेरी नजरों से। वांग इरफान इस अचानक हुए गुस्से के आउटबर्स्ट से एकदम सन्न रह गया। इससे पहले कि वह कोई प्रतिक्रिया दे पाता, कई हट्टे कट्टे रौबदार सिक्योरिटी गार्ड दरवाजे से अंदर आ गए। इस बीच मोडू एंटरटेनमेंट के मुख्यालय के बाहर 3 मेबैक कारों का एक काफिला दूर से धीरे धीरे पास आ रहा था। गाड़ियां सड़क के किनारे आकर रुक गईं, अपने सामने खड़ी उस शानदार विशाल इमारत को ऊपर तक निहारते हुए। लिनहाओ के मुंह से अनायास ही विस्मय भरी एक आह निकल पड़ी। वह अच्छी तरह जानता था कि यह इमारत किस चीज का प्रतीक है। ड्रैगन किंगडम के मनोरंजन जगत का एक दिग्गज व खंभा, जो राजधानी के मनोरंजन जगत के आधे हिस्से को सहारा देता है। अतीत में जब वह महज एक छोटा मोटा सरकारी कर्मचारी था, तो वह निश्चित रूप से अपनी मर्जी से इतनी ताकतवर हस्ती को छेड़ने की हिम्मत कभी नहीं करता। हालांकि अब जब उसके पास तुम्हारा ज्ञान था, तो ऐसा लग रहा था मानो उसके हाथ में अधिकार की कोई दैवीय तलवार हो। लिनहाओ ने इधर उधर की बातें छोड़ दी और सीधे मुद्दे पर आ गए। तो फिर चलिए अंदर चलते हैं। जांच के प्रभारी अधिकारियों के अनुसार इस मामले में फंसा कलाकार वांग इरफान अभी इसी इमारत के अंदर है। हम नहीं चाहते कि पीड़ित यहां आए और उसे पता चले कि हमने अभी तक संदिग्ध को पकड़ा ही नहीं है। यह तो बहुत ही बुरा नतीजा होगा। पास ही खड़े डायरेक्टर झाओ ने एक गहरी खुद को शांत करने वाली सांस ली। इस समय सबसे जरूरी बात थी उस युवा मालिक जो पर्दे के पीछे से सब कुछ संभाल रहा था का ध्यान अपनी ओर खींचना। एक बार जब वह ऐसा कर लेता तो अपना नाम साफ करना बस कुछ ही समय की बात होती। इसी सोच के साथ डायरेक्टर झाओ ने तुरंत एक सख्त और अधिकारपूर्ण लहजा अपना लिया। बिल्कुल सही। अभी हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता संदिग्ध को पकड़ना और उसे पूछताछ के लिए ले जाना है। हम पीड़ित को शारीरिक चोट और मानसिक कष्ट दोनों झेलने के लिए नहीं छोड़ सकते। पहली टुकड़ी मेरे पीछे ऊपर आओ। बाकी सब आसपास की पुलिस इकाइयों को सूचित करो और उनसे बैकअप मांगो। लिन हावर जांच दल के अन्य सदस्य यह तमाशा देखकर हक्के बक्के रह गए। जो कोई भी असली स्थिति से अनजान होता वह शायद यही मान लेता कि इमारत आतंकवादियों के घेरे में है और पुलिस डायरेक्टर खुद आतंकवाद विरोधी अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं।
इस बीच लॉबी के दूसरी तरफ लिफ्ट के दरवाजे खुल गए। हालांकि बाहर कदम रखने वाली महिला के पास इस समय ऐसी बातों के बारे में सोचने का कोई समय नहीं था। जब उसका पूरा भविष्य दांव पर लगा हुआ था तो वांग इरफान ने जल्दी से अपने कपड़े ठीक किए रिसेप्शन डेस्क की ओर भागी, जहां कई युवतियां मौजूद थीं, और एक बनावटी मुस्कान के साथ पूछा, देवियों, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि यहां आखिर चल क्या रहा है? क्या आप मुझे कोई इशारा दे सकती हैं? रिसेप्शन पर बैठी लड़कियां इस अचानक हुई हलचल से साफ तौर पर घबरा गई थीं। कुछ देर रुकने के बाद उनमें से सबसे हिम्मत वाली लड़की ने आखिरकार मुंह खोला, इरफान, हमने बस कुछ अफवाहें सुनी थीं, इसलिए हम बस यूं ही बकवास कर रहे थे। प्लीज इसे दिल पर मत लेना। हालांकि इससे पहले कि वांग इरफान और कुछ पूछ पाती, मुख्य दरवाजे के बाहर से अचानक एक जोरदार धमाका हुआ, जिसके बाद कांच टूटने की आवाज आई। वांग इरफान ने सहज ही अपना सिर घुमाकर देखा तो पाया कि कई हट्टे कट्टे भारी भरकम लोग अंदर की ओर तेजी से चले आ रहे हैं। यह सोचकर हैरानी होती है कि इतने नाजुक मिजाज वाला एक नौजवान असल में इतना बड़ा अपराध कर सकता है। यह सच में दिखाता है कि आप किसी इंसान को उसके बाहरी रूप से नहीं आंक सकते। ठीक अगले ही पल एक साफ क्लिक की आवाज के साथ चमकती हुई हथकड़ियों की एक जोड़ी वांग इरफान की कलाइयों पर कसकर चढ़ा दी गई, उसे हिरासत में ले लिया गया, इससे पहले कि उसे यह समझने का भी मौका मिलता कि आखिर हो क्या रहा है। ठीक उसी समय लिन हाओ और उनके साथ आए लोग मुख्य द्वार से एक भव्य जुलूस की तरह अंदर दाखिल हुए। डायरेक्टर झाओ, आपकी कार्यकुशलता सचमुच काबिले तारीफ है। आपने इतनी तेजी से संदिग्ध को पकड़ लिया। बेशक, कार्यकुशलता ही तो बीजिंग पुलिस की पहचान है। दोनों आदमियों के बीच हल्की फुल्की बातचीत हुई, जिससे हॉल में छाया तनाव कुछ हद तक कम हो गया। आखिरकार हिम्मत जुटाकर वांग इरफान ने पूछा, अधिकारियों, क्या मैं पूछ सकता हूं कि मैंने आखिरकार कौन सा अपराध किया है? आप इतनी बड़ी संख्या में यहां क्यों आए हैं? अगर मैंने गलती से संदिग्ध को आगाह कर दिया तो मैं निश्चित रूप से इसकी जिम्मेदारी नहीं उठा पाऊंगा। डायरेक्टर झाओ चुपचाप 2 कदम पीछे हट गए, दूसरी तरफ से अपनी दूरी बनाए रखते हुए, और साथ ही वांग इरफान की तरफ भी देखा। उनकी नजर का पीछा करते हुए लू गुआन ने तुरंत वांग इरफान को देख लिया, जो इस समय जमीन पर दुबका हुआ था और हल्का हल्का कांप रहा था। डायरेक्टर झाओ, अगर मैं पूछ सकूं तो इसने क्या अपराध किया है? आपको बताने में कोई दिक्कत नहीं है। यह व्यक्ति वांग इरफान कई लोगों के बारे में अफवाहें और बदनामी फैलाने और साथ ही कई गैर कानूनी कामों में शामिल होने का संदिग्ध है। अब हमारे पास पक्के सबूत हैं और हम खास तौर पर इसे गिरफ्तार करने और इसे सजा दिलाने आए हैं। जैसे ही ये शब्द कहे गए, लू गुआन चुप हो गया। उसके दिल की गहराइयों से एक अनजाना गुस्सा उमड़ पड़ा। दांत पीसते हुए उसने कुछ ही लंबे कदमों में वह दूरी तय कर ली, गुस्से में तेजी से आगे बढ़ा और एक जोरदार जंप लगाया। सबसे डरावनी बात यह थी कि इस पल से पहले उसे किसी भी मुसीबत की जरा सी भी भनक नहीं लगी थी। एक भी चेतावनी का संकेत नहीं मिला था। इससे पता चलता था कि दूसरी तरफ वाले इस बार पूरी तैयारी के साथ आए थे, जिनका मकसद मोडू एंटरटेनमेंट को पूरी तरह से अचानक पकड़ना था। आखिरकार मनोरंजन जगत के अंदर ऐसे कौन से गंदे राज थे जो कड़ी जांच पड़ताल के सामने टिक पाते? बात बस इतनी थी कि जान पहचान का जाल बहुत गहरा था। सत्ता समय बैठे लोग आमतौर पर बस आंखें मुंह लेना ही बेहतर समझते थे। इसी सोच के साथ लू गुआन इस मुश्किल हालात से निकलने का कोई रास्ता ढूंढने के लिए तेजी से अपना दिमाग दौड़ाने लगा। उसने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने अपने लिए बचने का एक रास्ता बनाने का पक्का इरादा कर लिया था। माननीय अधिकारियों, मैं एक फोन करना चाहता हूं, क्या इसकी इजाजत होगी? थोड़ी हिचकिचाहट के बाद उसने फैसला किया कि इससे पहले कि वे उसके खिलाफ कोई जोरदार हथियार ढूंढ पाते, उसे तुरंत उन ताकतवर संरक्षकों से संपर्क करना होगा जो उसे पीछे से समर्थन दे रहे थे, ताकि उनसे मदद मिल सके। ठीक है, तुम अपना फोन कर लो। लिन हाओ को शायद उसके इरादे पहले ही समझ में आ गए थे और उसने सीधे और बड़े दिल से उसे इजाजत दे दी। मजाक कर रहा हूं। लगभग उसी समय लाइन के दूसरी तरफ से पावर ऑन ऑफ होने का नोटिफिकेशन टोन सुनाई दिया। घबराहट में उसने एक और भी ज्यादा बेवकूफ़ी भरा काम किया। उसने लिन हाओ से उसका फोन उधार मांगा। अब डायरेक्टर झाओ और लिन हाओ की बारी थी कि वे पूरी तरह से हक्के बक्के रह जाएं। सच में दोस्त, क्या तुम ऑर्गेनाइजेशन द्वारा भेजा गया कोई अंडरकवर एजेंट हो? तुम तो यहां अपनी ही सुरक्षा छतरी को तोड़ने की कोशिश कर रहे हो।
फिर भी मानवीय सरोकार की भावना से लिन हाओ ने उदारतापूर्वक उसे अपना फ़ोन दे ही दिया। कॉल जल्दी ही कनेक्ट हो गया और रिसीवर से एक भारी फटी हुई सी मर्दाना आवाज़ आई। हेलो, कौन बोल रहा है? उस जानी पहचानी आवाज़ को सुनकर ट्रैफिक ऑफिसर इतना भावुक हो गया कि उसकी आंखों में लगभग आंसू ही आ गए। लीटिंग, ये मैं हूँ, ये छोटा लू है। ठीक अगले ही पल लाइन के दूसरी तरफ सन्नाटा छा गया। रिसीवर से भारी हाँफने की आवाज़ साफ साफ सुनाई दे रही थी। एक लंबे पल के बाद शायद जब दूसरी तरफ वाले व्यक्ति ने खुद को थोड़ा संभाला तो उस भारी आवाज़ ने फ़ोन पर एक बार फिर कहा, अभी हालात कैसे हैं? अपने सामने खड़े लिन हाओ और डायरेक्टर झाओ की ओर चुपचाप देखते हुए ट्रैफिक ऑफिसर ने 4 शब्दों में जवाब दिया। एक और छोटे से सन्नाटे के बाद दूसरी तरफ से आवाज़ आई, कोई बात नहीं। झाओ लिचुन वहीं तुम्हारे पास है ना? फ़ोन उसे पकड़ा दो। डायरेक्टर झाओ? ट्रैफिक ऑफिसर ने जोर से यह नाम लिया। फोन पर उस आवाज से अपना नाम सुनकर डायरेक्टर झाओ के चेहरे के हाव भाव सख्त हो गए। अच्छा, डायरेक्टर झाओ, लगता है वह तुम्हें नाम से ही बुला रहा है, लिनहाओ ने बड़े ही अर्थपूर्ण अंदाज में कहा। झाओ। लिचुन ने फोन लिया और तुरंत रिकॉर्डिंग चालू कर दी, वरना उसे डर था कि अगर वह पीली नदी में भी कूद जाए तो भी वह खुद को बेकसूर साबित नहीं कर पाएगा। हेलो, मैं झाओ लिचुन बोल रहा हूं। मैं जानता हूं तुम कौन हो, छोटे झाओ। उस जानी पहचानी आवाज को सुनकर झाओ लिचुन के चेहरे का रंग ही उड़ गया। लीटिंग। झाओ लिचुन को इतना ज्यादा घबराया हुआ देखकर लिनहाओ खुद को रोक नहीं पाया और उसने उसकी ओर हैरानी भरी नजर से देखा। यह सब क्या चल रहा है? डायरेक्टर झाओ, आप जिस बड़े आदमी से बात कर रहे हैं वह कौन है? यह नजारा देखकर उस ट्रैफिक ऑफिसर को, जिसका दिल जोरों से धड़क रहा था, आखिरकार थोड़ी राहत मिली। लगता है हर साल जो करोड़ों रुपए मैं खर्च करता रहा हूं वे आखिरकार बेकार नहीं गए। उसी पल शायद दूसरी तरफ से निर्देश मिलने पर झाओ लिचुन ने फोन को स्पीकर मोड पर डाल दिया। वह भारी भरकम मर्दाना आवाज अब पहली बार लिन हाओ के कानों तक पहुंची। छोटी लीना, इस बार क्यों ना हम इस मामले को यहीं रफा दफा कर दें। जब मैं वापस आऊंगा तो तुम्हारे पिता से बात करूंगा और देखूंगा कि क्या हम तुम्हारे लिए पुलिस स्टेशन में कोई नौकरी ढूंढ सकते हैं। यह कैसा रहेगा? यह शब्द सुनकर लिनहाओ की पहली प्रतिक्रिया लालच नहीं बल्कि घोर दुस्साहस थी। यह पूरी तरह से बेशर्मी थी। उसने अपने वाइल्डेस्ट ड्रीम्स में भी कभी नहीं सोचा था कि दूसरा पक्ष पूरी इंस्पेक्शन टीम के ठीक सामने उसे खुलेआम रिश्वत देने की हिम्मत करेगा। शायद लिनहाओ की हिचकिचाहट को भांपते हुए फोन पर मौजूद आवाज ने एक और बात जोड़ी। निश्चिंत रहो, तुम्हारे चचेरे भाई के मामले में मैं खुद एक प्रतिनिधि मंडल लेकर उसके दरवाजे पर जाकर माफी मांगूंगा। इस बात को अपने मन पर ज्यादा हावी मत होने दो। एक नौजवान के तौर पर तुम्हें अभी बहुत कुछ सीखना है। अपनी सोच में इतने रिजिड मत बनो। हालांकि फोन पर आवाज तेज नहीं थी, फिर भी वहां मौजूद हर किसी के कानों में वह साफ सुनाई दी। लिनहाओ अपनी जगह पर जड़वत खड़ा रहा, काफी देर तक सोचता रहा और फिर आखिरकार उसने एक बेबसी भरी आह भरी। लीटिंग शू, मैं तुम्हारी गुजारिश नहीं मान सकता। इस मौके पर मैं अपने चचेरे भाई लिन बेई की तरफ से काम कर रहा हूं। पूरी कैबिनेट की नजरें ऊपर से नीचे तक हम पर टिकी हुई हैं। आखिरकार वह लिन परिवार की मुख्य पत्नी का बेटा नहीं है। ली टिंगशू की आवाज भारी हो गई और धीरे धीरे उसमें एक धमकी भरा लहजा आ गया। मेरा मतलब यह है कि जब तुम दोस्त बना सकते हो तो दुश्मन क्यों बनाओ? ठीक उसी समय दरवाजे से एक डीठ आवाज गूंजी। तुम खुद को किस तरह का मामूली आदमी समझते हो? क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम हमारे लिन परिवार के दुश्मन बनने के लायक हो? अचानक हुई इस आउटबर्स्ट से हर कोई चौंक गया। आवाज की तेजी की वजह से नहीं बल्कि उसके शब्दों के दुस्साहस की वजह से। आवाज सुनकर लिन हाओ हैरानी से पीछे मुड़ा। चचेरे भाई? यह संबोधन सुनकर पास ही खड़े झाओ लिचुन के शरीर में साफ तौर पर सिहरन दौड़ गई। उसने जल्दी से मुड़कर देखा और मन ही मन सोचा, क्या यह लिन परिवार का मशहूर क्राउन प्रिंस है? अपने फॉलोअर्स के झुंड से घिरा हुआ उदास चेहरे वाला वह नौजवान आगे बढ़ा और पूछा, तुम ली होंगवेई हो, है ना? यह सवाल सुनकर फोन की दूसरी तरफ मौजूद आदमी एक पल के लिए चुप हो गया और फिर एक ऐसी आवाज में जवाब दिया जिसमें साफ तौर पर चापलूसी झलक रही थी। युवा स्वामी लिन, यह मैं हूं। यह सारा मामला मेरी ही गलती है। मैं आपसे अपनी दिल्ली माफी मांगता हूं।
कृपया अपनी दरियादिली दिखाते हुए मुझ जैसे एक तुच्छ इंसान की गलतियों को नज़रअंदाज कर दें। जहां तक लोगों के गुस्से की बात है, आप इसे जैसे चाहें वैसे संभाल सकते हैं। मैं कसम खाता हूं कि मैं इसमें दखल देने वाला एक भी शब्द नहीं बोलूंगा। क्या यह आपको मंजूर है? लिन हाउ को तुरंत ही मजा आ गया। मैं भला प्रतिष्ठित ली टिंगशू की गलतियों पर सवाल उठाने की हिम्मत कैसे कर सकता हूं? और हमारा मामूली लिन परिवार भला आपका दुश्मन बनने की हिम्मत कैसे कर सकता है? इन शब्दों को सुनकर दूसरी तरफ से आने वाली आवाज साफ तौर पर कांप उठी। अगर उन्होंने अपनी आंखों से यह न देखा होता तो वहां मौजूद हर कोई कसम खाकर कहता कि यह तथाकथित ली टिंगशू बस रोने ही वाला है। ओ युवा स्वामी लिन, यह सब बस एक गलत फहमी है। मैं तो बस एक बूढ़ा बेवकूफ हूं जिसकी अक्ल मारी गई है और जो इस तरह की बकवास कर रहा है। कृपया मुझे अपनी गलती सुधारने का एक मौका दें। मैंने आज दोपहर अस्पताल के न्यूरोलॉजी विभाग में एक अपॉइंटमेंट बुक किया है। मैं कल सुबह सबसे पहले आपके घर आकर आपसे माफ़ी मांगने का इंतज़ाम करूंगा। कैसा रहेगा? आपको सच में जाकर अपने दिमाग की ठीक से जांच करवानी चाहिए। अगर आपके पास पैसों की कमी है तो बस मेरे पास आ जाइए, मैं बिल चुका दूंगा। ओह, और जहां तक माफ़ी मांगने की बात है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं। आखिर आपको साफ तौर पर बुढ़ापे का पागलपन, सिनाइल डिमेंशिया हो गया है। मैं नहीं चाहूंगा कि कोई मुझ पर एक लड़खड़ाते हुए बूढ़े बेवकूफ़ को परेशान करने का आरोप लगाए। आपने अपना फ़ोन वापस ले लिया और पूरी तरह से बेपरवाही का भाव दिखाते हुए ठंडे लहजे में पूछा, क्या किसी और को कोई आपत्ति है? बेझिझक बोले। हॉल में एकदम सन्नाटा छा गया। लिनहाओ के नेतृत्व वाली जांच टीम को छोड़कर बाकी सभी ने सहज ही अपने सिर झुका लिए। क्या आप मजाक कर रहे हैं? कोई आपत्ति? क्या उन्हें यह नहीं दिख रहा था कि खुद डायरेक्टर ली भी माफी मांगने के लिए लगभग अपने ही पैरों में उलझ रहे थे? भला वे आपत्ति करने की हिम्मत कैसे कर सकते थे, यह देखकर कि किसी ने एक भी शब्द नहीं बोला। आप सीधे वांग इरफान के पास चले गए। अब तक उसकी आंखें खाली और बेजान हो चुकी थीं। वह जमीन पर बेसुध पड़ा था, एक मरे हुए कुत्ते की तरह ढीला और बेजान। खैर, यह नज़ारा तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तभी आपने सिर हिलाकर कार्यवाही रोकने का इशारा किया और कई अधिकारियों को निर्देश दिया कि उसे गश्ती गाड़ी में बिठा दें। यह सब करने के बाद आप खुद को एक आखिरी मजाकिया टिप्पणी करने से रोक नहीं पाए। आह काश मैं फिर से जवान होता तो कहीं भी बस गिर कर सो जाता। हे दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चाहते हैं कि हम इस कहानी को जारी रखें तो प्लीज इस वीडियो को अपना पूरा सपोर्ट दें और ऐसी ही नई नई स्टोरीज के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें।